नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास एजू हब के इस डिजिटल मंच पे। मैं कमल बाजी और आप मेरे साथ देख रहे हैं शिक्षक ग्रेड थर्ड टास्क आधारित टेस्ट सीरीज का थर्ड पेपर है आज। इसका अपन सॉल्यूशन करेंगे। मैथ साइंस के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आज का जो था वो क्या था। 20,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 9 माह का सरल ब्याज ज्ञात करना था। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P गुणा R गुणा T। ओके, हाँ जी। मूलधन कितना रुपए दे रखा आपको? 20,000 रुपए। दर कितनी है? 5 बटे कितना? 100। समय 2 वर्ष 9 माह है। 2 वर्ष 9 माह है। 9 महीने को वर्ष में बदलने के लिए किसका भाग लगाएंगे? 12 का। 9 बटे कितना? 12। ये आपके पास में हो जाएगा 2 + 3 का भाग 3 बार, 3 का भाग 4 बार। 4 दूनी 8 और 3 11 बटे 4 वर्ष आएगा। कितना आएगा? 11 बटे 4। तो समय की जगह कितना लिख देंगे? 11 बटे 4, क्योंकि दर वार्षिक होती है तो समय भी कितना होना चाहिए? वार्षिक होना चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 का भाग है 20 में 5 बार, 50 बार। 50 को आप गुणा करेंगे, सॉरी वो आ जाएगा आपके पास में 11 5 55 है, तो 50 इंटू कितना? 55। ये आपके पास में हो जाएगा 0 5 और 27। 2750 रुपए ब्याज बनेगा। ये पूछ रहा है सरल ब्याज ज्ञात करो, तो सरल ब्याज कितना होगा? 2750 रुपए होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि 670 रुपए 27 जनवरी को 12.5% सरल ब्याज की दर से उधार लिए गए। कुछ समय बाद 16 रुपए 75 पैसे ब्याज के चुकाए, तो बताओ ब्याज किस दिन तक का दिया? तो मैं मान लेता हूं ब्याज किस दिन तक का दिया। ब्याज किस दिन तक का दिया? तो मैं मान लेता हूं ब्याज माना x दिन का है। ब्याज माना x दिन का है। कितने दिन का है? x दिन का। आ जाओ बंधु, ब्याज कितना दिया है? सरल ब्याज का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू टी। ओके, हाँ जी। तो बताओ ब्याज कितना? 16 रुपए 75 पैसे को 16.75 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 16 रुपए 75 पैसे को 16.75 लिख सकते हैं। 670 रुपए आपने उधार लिए थे। कितने रुपए उधार लिए थे? 670 रुपए आपने उधार लिए थे। ओके, इंटू दर कितनी है? 12.5%। 12.5% का मतलब होता है 12.5 बटे 100, या फिर 12 दूनी 24 और 25 बटा 2। कितना होगा? 25 बटा 2। तो इसको लिख सकते हैं 25 बटा 2। 25 बटा 2 और नीचे कितना? 100 इंटू टाइम कितना है? टाइम आपको दे रखा है कितना यहां पे प्रश्न में? x दिन। x दिन का मतलब x बटा 365, क्योंकि दर जब आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो तो ध्यान रखना बंधु, ये सीधा सीधा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की किताब का प्रश्न है। और जब दर के आगे कुछ भी नहीं दिया हुआ होता है तो इसके लिए वार्षिक मानते हैं। कैसी मानते हैं? दर के आगे कुछ भी नहीं दिया गया हो तो वार्षिक मानते हैं। कैसी मानते हैं? वार्षिक मानना है। कैसी मानना है? वार्षिक मानना है इसको। ठीक है, इसके कई एग्जाम के क्वेश्चन भी पड़े हैं। आपकी एग्जामों में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चनों को उठा के देख लीजिएगा। आप मोस्टली क्वेश्चन में ये कहता हूं कि 90% क्वेश्चनों में दर के आगे कुछ लिखा ही नहीं है, वार्षिक अर्धवार्षिक वगैरह, पर वो वार्षिक मानी जाती है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ओके, तो बताओ ये वार्षिक मान ली हमने, तो ये 365 का भाग लगा दिया वर्ष में बदलने के लिए। 16 रुपए 75 पैसे को 1675 बटा 100 लिख सकता हूं मैं। ओके, क्यों? क्योंकि इसका पॉइंट हटाया है, बराबर है 670 गुणा 12.5 को क्या लिख सकता हूं? 25 बटे 2, और 25 बटे 2 का 25 तो ऊपर रह जाएगा, लेकिन 2 गुणा नीचे क्या आएगा? 100। ओके, और इंटू x बटा 365 को अपन क्या लिख सकते हैं? 73 गुणा 5 लिख सकते हैं दोस्तों। क्या लिख सकते हैं? 73 गुणा 5 लिख सकते हैं। ओके, हाँ जी। तो बताओ बंधु, हमने लिख दिया इसको। अब बताओ 100 से क्या काट दूंगा मैं? 100 काट दूंगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, ये 5 है और ये 2 है। 5 दूनी 10 से ये 0 कट गया। ओके, अब आगे देखो क्या बचा। आगे ये बचा कि 1675 बराबर 1675 बराबर 670 है। 670 नहीं, सॉरी 67 है, इंटू 25 से बट इंटू एक्स से बट्टा कितना? 73। ओके, अब देखिएगा 25 को आप 675 या इसमें भाग लगा दीजिएगा 1675 में। 1675 में 25 का भाग लगाएंगे। 25 से 150 बच गया 17, और 25 7 175, 67 से 67 भी कट गया। इसका मतलब x का मान कितना आ गया बंधु? 73 दिन। ब्याज किस दिन तक का दिया ये पूछा है, तो 73 दिन का दिया है। 73 दिन का दिया तो किस दिन तक का दिया है, और किस दिन तक पूछे तो इसका मतलब इसने 27 जनवरी को उधार लिया था। 27 जनवरी को उधार लिया था, तो ये जनवरी में पूरी जनवरी यूज नहीं कर रहा है। जनवरी के मात्र कितने दिन काउंट होंगे बंधु? जनवरी के इसमें मात्र कितने दिन काउंट होंगे? सॉरी, जनवरी में 28 29 30 और 31
4 दिन जनवरी के काम में आएंगे, ठीक है। फरवरी के कितने दिन काम में आएंगे? फरवरी के पूरे जब कुछ भी नहीं कहा तो 28 दिन की। मार्च के मैं पूरे ले लेता हूं क्योंकि मुझे 73 दिन तक जाना है, तो मार्च के बंधु 31 दिन पूरे ले लिए। 28 और 4 32 और 3 31 कितना होता है? 32 और 31 63 63 और बच कितना गया? अप्रैल। अप्रैल में 63 और 10 अप्रैल के और ले लो 10 दिन, अप्रैल के 10 दिन और ले लिए तो मेरे बंधु बताओ ये टोटल दिन कितने हो गए? 73 दिन, और 73 दिन हो गए तो ब्याज किस दिन तक का दिया? 10 अप्रैल तक का दिया। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला, वह कौन सी राशि है जो 1% प्रति माह की साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 1904 रुपए बन जाएगी? मिश्रधन का क्या फॉर्मूला होता है? मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस RT बट्टा कितना होता है? 100। ओके दोस्तों, हाँ जी आइएगा, मिश्रधन कितना बन रहा है? 1904। कितना बन रहा है? 1904। प्रिंसिपल का कोई पता नहीं है। ओके, 1% प्रति माह की दर से 3 साल में। एक बात बताओ कि 1% प्रति माह है, मासिक दर है, तो 3 साल में कितने महीने होते हैं? 36 महीने। कितने महीने होते हैं? 36 महीने यूज कर लो, ठीक बात है। ओके, क्योंकि दर मासिक है तो समय को भी मासिक बना लो। 1 प्लस आर कितनी है? 1/100 इंटू टाइम कितना है? 36। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो यहां से। 1904 बराबर P इंटू 100 एकम 100 प्लस 36 से 136 बट्टा कितना कर देंगे? 100। ठीक बात है। ओके, अब कैलकुलेशन का विषय है, काट दीजिएगा इनको। और काटेंगे तो कैसे कटेंगे ये बताओ? 4 का भाग है 4 × 12 बच गया 1, 4 चौके 16, ठीक है। और 4 का भाग इधर कितनी बार? 25 बार, ठीक है। हाँ जी, 2 का भाग 17 दूनी 34, ठीक है। 2 का भाग इधर देंगे, 2 नंबर 18 बच गया 1, 2 5 10 से, और 2 एकम 2 दूनी 4, ठीक है। 17 17 5 85, 17 5 85 और बच गया 10, 17 6 102 56। 56 को 25 से गुणा कर दो, 25 से 150, 15 कैरी फॉरवर्ड, 25 5 75, सॉरी 25 5 125, 125 और 15 140 है। तो प्रिंसिपल कितना आ गया बंधु? 1400 रुपए। कितने रुपए आ गया? 1400 रुपए आ गया। इसका राइट आंसर कितना होगा? 1400 रुपए। तो ये बी आंसर क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला, साधारण ब्याज की दर से एक राशि 4 वर्ष में 5500 रुपए और 10 वर्ष में 6500 रुपए हो जाती है, तो राशि बताओ किस दर से बढ़ रही है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। साधारण ब्याज की एक दर से कोई राशि 4 वर्ष में 5000 रुपए, कितने वर्ष में? 4 साल में आपने इसको देखा कि वो 5000 रुपए बन गई। कितनी बन गई? 5000 रुपए बन गई। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में बन गई। ओके, और वही धनराशि 10 साल में कितनी बन गई? 10 वर्ष में। 10 वर्ष में 6500 हो गई। कितनी हो गई? 6500। 6500 10 साल में हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात बताओ कि ये 5000 से 6500 हो रही है, तो ये 1500 रुपए बढ़ने में कितना टाइम लगा है? 1500 रुपए। 1500 रुपए बढ़ने में कितना टाइम लगाया है? 4 वर्ष हटा दो 10 में से, 6 साल। 6 साल में 1500 रुपए बढ़ रही है। तो मुझे एक बात बताओ, 6 वर्ष का ब्याज 1500 रुपए है। 6 वर्ष का ब्याज कितना है? 1500 रुपए। 6 वर्ष का ब्याज 1500 रुपए है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष का 6 12 6 दूनी 12 और बचेगा कितना? 3 6 पंजो 30, ये आ गया आपके पास में 250। 1 वर्ष का 250 है, तो 4 साल का कितना होगा? 4 साल का ब्याज कितना होगा? 4 साल का ब्याज होगा 250 का 500 और 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000। 4 साल का 1000 हो जाएगा, तो प्रिंसिपल यहां से कितना होगा? प्रिंसिपल 5000 में से 1000 घटा लीजिएगा आप, और 5000 में से 1000 घटाओगे तो ये 4000 रुपए मूलधन आएगा। कितना? 4000 पूरा मूलधन आएगा। अब आपको दर पूछी है, दर का फॉर्मूला क्या होता है? दर का फॉर्मूला होता है 100 इंटू साधारण ब्याज बटे प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो बताओ 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट कितना है? मिनिमम इंटरेस्ट लिखो 250 रुपए लिख दो, ताकि टाइम 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम इंटरेस्ट लिख दिया 250, ताकि टाइम कितना लिख दे? 1। ओके, प्रिंसिपल तो कितना आएगा? 4000 रुपए आएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 का भाग 25 में देंगे, 4 6 24 बच गया 1 2 5 है, तो 6.25%, सॉरी 6.25% कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगर 5% अधिक होती दर, यदि 5% अधिक होती धन का प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 135 रुपए ज्यादा आता। इसका मतलब 135 रुपए लाभ प्राप्त होता, 135 ज्यादा ब्याज प्राप्त होता। वो 5% की देन है। 5% बराबर 135 होगा, ठीक है। तो बताओ मूलधन बताओ तो 100% बराबर कितना होगा?
135 बटे 5 इंटू क्या कर दो 100 कर दो, ठीक है। 5 का भाग 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 7 35 और 2700 रुपये मूलधन आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ये ए ऑप्शन में है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, 400 रुपए की राशि का 4 वर्ष में 480 रुपए हो जाती है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो ये राशि कितनी हो जाएगी। ब्याज की दर 2% बढ़ा दोगे तो एक तरीका तो ये 400 रुपए का 80 रुपए ब्याज हो रहा है 4 साल में, तो यहां से दर निकाल लो और दर निकाल के उस दर में 2 बढ़ा दो और नई दर से आप ब्याज निकाल लो। और ये कह रहा है यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो थोड़ा ब्याज क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा, थोड़ा ब्याज क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा। और वो एक्स्ट्रा ब्याज कितना आएगा, 400 रुपए का उस बढ़ी हुई दर से आएगा, कितने साल में, 4 साल में और आ जाएगा। और क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 चौके 16, 16 दूने कितना 32 रुपए ब्याज आ जाएगा और 32 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज आ जाएगा। तो बताओ बंधु नया मिश्रधन कितना होगा, नया मिश्रधन, नया अमाउंट कितना होगा, नया अमाउंट होगा बंधु 480 तो है ही है, प्लस 32 और जोड़ दो तो ये 512 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 512, सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज पर दिया गया धन 16 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। 16 वर्ष में दोगुना हो जाता है, किसी को 100 रुपए दिए तो 16 वर्ष में ही वह धन दोगुना हो गया तो 200 हो गया, और 200 हो गया तो मेरे बंधु बताओ ब्याज कितना जुड़ गया, ब्याज तो यहां पे कितना जुड़ गया, 100 जुड़ गया। तो आपको पूछा है ब्याज की दर कितनी होगी, वही बात है 100 गुणा साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा समय। तो बताओ 100 गुणा साधारण ब्याज 100 होगा, मूलधन भी 100 है, समय 16 वर्ष है, कितने वर्ष हैं, 16 वर्ष हैं। तो 100 से 100 तो कट गया और 4 का भाग 25 बार और 4 का भाग 4 बार, 6 चौकी 24 से 1/4, 6 से 1/4% ब्याज की क्या हो जाएगी बंधु, दर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यदि राशि साधारण ब्याज पर मूलधन का 4/9 है, राशि का साधारण ब्याज मूलधन का, इसका मतलब किसी राशि का सरल ब्याज मूलधन का 4/9 है, सरल ब्याज किसका, मूलधन का, किसका बंधु, मूलधन का, अर्थात सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 4 बटे कितना है 9 है। मेरे बंधु इधर मैं एक बात बोल सकता हूं, 9 इंटू एस आई इज इक्वल टू लिख सकते हो आप, P इंटू 4 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें इधर है तो 9 और उधर 4 है ही है, ठीक है, 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई एसआई से करवाया है तो 9 इंटू एसआई बराबर है 4 इंटू क्या हो जाएगा P। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि एसआई और प्रिंसिपल का रेशियो क्या होगा, एसआई कितना होगा 4 और प्रिंसिपल कितना होगा 9। ओके, अब ये पूछना चाहता है कि वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है, वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, टी बराबर क्या दे रखा है R। अब पूछना क्या चाह रहा है, अगला कह रहा है कि दर कितनी है। सिंपल सी बात है कि दर का वो फॉर्मूला लगा दो, 100 इंटू साधारण ब्याज अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम। ओके, R बराबर 100 इंटू साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, तो 4 ब्याज है और मूलधन कितना है 9 है। टी की जगह मैं R लिख सकता हूं क्योंकि R बराबर टी है। R स्क्वायर बराबर मेरे पास में क्या आ गया, R स्क्वायर बराबर 400/9 आ गया, और आपको पता है R बराबर 400 का वर्गमूल 20 और 9 का वर्गमूल 3, और ये 3 6 18 2/3 आ गया, 6 से ही 2/3% की दर आ जाएगी, कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कोई धनराशि सरल ब्याज की एक निश्चित दर पर 12 वर्षों में 7 गुना हो जाती है तो धनराशि का 42 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। यही बात है कि कितने गुना हो जाती है। ओके, कितने गुना हो जाती है और कितना ब्याज बन जाता है, और आरटी। ओके, प्रश्न ये कह रहा है कि कोई धनराशि सरल ब्याज की एक निश्चित दर पर 12 वर्षों में 7 गुना हो जाती है तो धनराशि का 42 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, धनराशि का 42 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, 12 वर्षों में 7 गुना, कितने वर्षों में, 12 वर्ष में 7 गुना, तो धनराशि का 42 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा, धनराशि का 42 वर्षों में
कितने गुना हो जाएगा देखेंगे अभी। बताओ बंधु, मैं मान लेता हूं x गुना हो जाएगा, लेकिन मुझे बीच में ब्याज लिखना पड़ेगा। 7 गुना 1 रुपया 2, 7 रुपए बन जाए तो ब्याज कितना 6। और इधर क्या मान लेता हूं मैं y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप तो 6 को 42 से गुणा करके 12 को y से गुणा कर दो। तो अपन करेंगे 6 को 42 से तो 12 को y से, तो 12y बराबर 6 गुना 42 आ गया। 6 का भाग 12 में 2 बार, 2 का भाग 42 में कितनी बार 21 बार। मेरे बंधु y का मान 21 आया है, ये तो ब्याज आया है, तो y का मान 21 आया है, तो x का मान कितना आएगा। x का मान ध्यान रखना, ये उत्तर मत दे देना आप, ठीक है, ये उत्तर मत दे देना आप 21, ठीक है। ये होगा 21 का मतलब कितने गुना 22 गुना, कितने गुना होगा 22 गुना होगा, तो ही ब्याज कितना होगा 21 होगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से 15 मास का साधारण ब्याज, उसी राशि पर 12.5% की दर से 8 मास के साधारण ब्याज से 32 रुपए 50 पैसे अधिक है, तो धनराशि रुपयों में क्या होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि वो धनराशि आपको पता नहीं है अभी तक, ठीक है। उस धनराशि का आपको 7.5% की दर से दे रहे हो एक जगह, 7.5% की दर से 15 माह का, कितने माह का 15 माह का ब्याज जो है वो ज्यादा है किस दर से 12.5% वाली दर से, कितने महीने के ब्याज से 8 महीने के ब्याज से। ओके, तो मैं कहना चाहूंगा कि मूलधन दोनों जगह सेम है, मूलधन दोनों जगह क्या है सेम है। तो मैं एक बात ही बोल देता हूं इन प्रश्नों के लिए कि इधर ब्याज ज्यादा है बजाय इससे, इससे ब्याज इधर ज्यादा है, तो मूलधन गुणा 7.5% की दर, 7 दूनी 14 और 1 15 बट्टे कितना 2, और प्रतिशत हटाया तो बट्टा कितना 100, इंटू वार्षिक दर है 7.5% की, तो इसका मतलब 15 बट्टे कितना होगा 12। ओके, हाँ जी, इधर ब्याज कितना आएगा, इधर वही ब्याज आएगा मूलधन गुणा 12.5, 12 दूनी 24 और 1 25/2 इंटू 100% हटाया तो 8 महीने को वर्ष में बदलेंगे तो 8 बट्टे कितना होगा 12। ओके, दोनों के ब्याजों का अंतर कितना है, अंतर कितना दे रखा है 32 रुपए 50 पैसे, क्योंकि उसमें ब्याज क्या है ज्यादा है, ब्याज क्या है ज्यादा है। ओके दोस्तों, तो मुझे एक बात बताओ, ये 12 गुणा 200 12 गुणा 200 नीचे दोनों में कॉमन है, तो 12 गुणा 200 12 गुणा 200 नीचे दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो 12 दूनी 2400 हो गया, कितना हो गया 2400, 2400 तो कॉमन आ गया मेरे पास में, 12 दूनी 2400, 12 दूनी 2400, 25 25 225 होती है, तो 225 पी में से 25 8 200 पी घटा लीजिएगा। ओके, तो बराबर कितना आ गया 32 रुपए 50 पैसे। मेरे बंधु इधर मान कितना आ गया 25 बच गया और 25 बच गया, तो 25 पी बटा 2400, 25 पी बटा 2400 बराबर आ गया 32 रुपए 50 पैसे को 3250 बटे कितना लिख दूं 100। सिंपल वे में कहूं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया नीचे का नीचे। ओके, कट गया, हाँ जी, 25 का भाग है, 25 का भाग 25 से कम 25 बच गया 7, 25 थी 75 130, पी का मान 24 को 0 से गुणा किया 0, 24 दूनी 48, 24 थी 72, हासिल की 7 कैरी फॉरवर्ड करेगी, 24 और 7 कितना हो जाएगा 31, 3120 रुपए आपका प्रिंसिपल आ गया, जो कि कौन से ऑप्शन में है डी ऑप्शन में है। ब्याजों के अंतर का प्रश्न था ये, किसका प्रश्न था ब्याजों के अंतर का प्रश्न। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन है रमेश ने 5,000 रुपए की धनराशि एक निश्चित सरल ब्याज की दर पर और 4,000 रुपए की धनराशि उससे 2% अधिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी, तो कुल ब्याज 1320 रुपए प्राप्त हुआ। 5,000 रुपए की धनराशि एक निश्चित दर पर, नहीं पता उस दर का, तो मैं R/100 मान लेता हूं। 3 वर्ष बाद में कुल ब्याज 1320 है, तो टाइम 3 है, ठीक है। 4,000 रुपए की धनराशि उससे 2% अधिक दर पर, ये R है तो वो R+2 है, बट्टा 100 इंटू टाइम कितना कर देंगे 3, बराबर टोटल ब्याज कितना है 1320। मेरे बंधु एक बात बताओ, यहां 100 का 2 जीरो से 4,000 और 5,000 का 2 जीरो काट देते हैं, ब्याजों का योग किया, क्योंकि प्रश्न में आप खुद देख लो ब्याजों का योग दे रखा है। 50 को 3 से गुणा किया 150 R हो गया, कितना R हो गया 150 R, प्लस 40 को 3 से गुणा किया 120 को अंदर R से गुणा किया 120 R हो गया, प्लस 120 का डबल कितना होता है, क्योंकि 40 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 120, 120 का डबल होता है 240 बराबर 1320। अब बताओ 1320 में से 240 घटाएंगे, 150 में 120 जोड़ेंगे तो 270 R, कितना 270 R बराबर है 1320 में से 200 घटाएंगे 1120 और 1120 में से 40 घटाओगे तो 1080 आएगा।
1080 में 27 का भाग लगा दूं 108 में, 0 से 0 काट के, 27 दूनी 54 होता है, 27 81, 27,108 है। तो वह निश्चित ब्याज की दर कितने परसेंट आएगी? 4%, जो कि कौन से ऑप्शन में पड़ी है? डी में पड़ी है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न। कमल ने अपने धन का 1/5 भाग 6% की दर पर, कमल ने अपने कुल धन का 1/5 भाग 6% की दर पर और 1/2 भाग कितने प्रतिशत की दर पर बोला है? 5% की दर पर, और शेष को 10% की दर पर दे दिया। शेष को कितने परसेंट की दर पर दे दिया? 10% की दर पर। कमल के पास में टोटल मूलधन कितना मान लेता हूं? लेट प्रिंसिपल मेरे पास में कितना है मूलधन? 5 दूनी 10 मान लूं, 10 का 1/5 कितना होता है? 2 रुपए। 10 का 1/2 कितना होता है? 5 रुपए। 5 और 2 7, तो बच गया कितना? 3 रुपए। और बताओ बंधु, इस 2 रुपए को कितने परसेंट की दर पर दिया? 6% की दर पर। कितने परसेंट की? और इस 5 रुपए को कितने परसेंट की दर पर? 5% की। और इस 3 रुपए को कितने परसेंट की दर पर? 10% की। यहां एक साल में कुल वार्षिक आय 234.5 है। तो मुझे यह बताओ, यहां से मूलधन गुणा दर, समय एक साल है, गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 6 दूनी 12% यहां से रिटर्न आएगा, 5 5 25% यहां से, 25% यहां से रिटर्न आएगा और 30% यहां से रिटर्न आएगा। ओके मेरे बंधु, एक बात बताओ, टोटल रिटर्न इन परसेंटेज कितना आ गया? टोटल रिटर्न मेरे पास में आ गया 30 20 55 है, 55 55 और 2 57 और 10 67, 67% रिटर्न आ गया। ये 67% रिटर्न इस 234 रुपए की इनकम के बराबर है। तो 234 से, सॉरी, इसे 67% को बराबर कर देता हूं मैं किसके? 234.5 के। किसके बराबर कर दूं? 234.5 के बराबर कर दूं। 1% का मान कितना आएगा? 1% का 1% का मान आएगा 234.5 बटे 67। और हमें कितना चाहिए? मूलधन चाहिए, तो 100% निकालना पड़ेगा पहले तो। और 100% निकालोगे तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी बंधु? 100% की वैल्यू आएगी 234.5 बटे 67 है, इंटू क्या करना पड़ेगा आपको? 100 करना पड़ेगा। ओके, अब आपको ये 1 रुपए का मान पता लगा है, लेकिन अभी इसमें आपको मैंने ऑफलाइन क्लासेस में बता रखा है ये शॉर्ट ट्रिक में, कि आपको ध्यान रखना है। ये चीज माइंड इट करवा के लिखा रखी है आपको। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्या चीज थी बंधु। यहां पे शॉर्ट ट्रिक में मैंने कहा था कि आपको 10 का मान निकालना है, और 10 का मान निकालना है तो बंधु ये जो मान आया है, इसको मैं 234.5 बटे 67 है इंटू 100 इंटू 10 कर दूं तो कोई अतिशोक्ति नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ये 10 तो पॉइंट को खा जाएगा। किसको खाएगा? 10 तो पॉइंट को खाएगा, और पॉइंट को खाएगा तो 2345 में 67 का भाग लगाना है। डेफिनेटली भाग जाएगा 2345 में 67 का भाग। और कितनी बार जाएगा वो आप देख लीजिएगा। 2345 में 67 का भाग लगाना है। 36 18 6 चौकी 24, 3 बार जाएगा। 7 21 और 3 6 18 और 2 20, 201 घटा लो, 3 बच गया, 3 बच गया और 5। अब मेरे हिसाब से ये कितनी बार भाग जा रहा है? 2 बार भाग जा रहा है, 5 बार, 5 बार। 5 7 35, बिल्कुल डेफिनेटली 5 7 35, 3 कैरी फॉरवर्ड, 5 6 30 और 3 33। 35 बार भाग गया, तो 35 बार भाग गया तो 67 का भाग 35 बार, और 35 को 100 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 3500 रुपए मूलधन आ जाएगा। हमने 2 तरीके से चर्चा कर रखी इसकी क्लासरूम में। कैसे? एक तो 3500 रुपए आपको एक्स मान के भी प्राप्त कर रखा है, और एक 3500 रुपए आपको, ये माइंड इट इस तरीके से शॉर्ट मेथड से भी ध्यान रखना होता है कि 10 रुपए का वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहां पे जो प्रिंसिपल है 2 रुपए 5 रुपए 3 रुपए वो भी है इस 67 में। तो इनके लिए भी 100 का वैल्यू निकालकर फिर ऊपर एक का मान से 12 से 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है? ए ने बी को 2500 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? ए ने बी को 2500 रुपए, उसी समय सी को 7% की दर पर उधार दिया है कुछ राशि। ए ने बी को 2500 रुपए तथा उसी समय सी को कुछ राशि 7% की दर पर उधार दी है। ए ने बी को 2500 रुपए दिया है। ए ने बी को कितने रुपए दिया है? 2500 रुपए दिया है। उसी समय सी को कुछ राशि, मान लेता हूं x रुपए, 7% की दर पर उधार दिया है। 4 वर्ष बाद में, कितने वर्ष बाद में? 4 वर्ष बाद में, 4 वर्ष बाद में ए को बी और सी से कुल मिलाकर 1120 रुपए प्राप्त हुआ। सिंपल सी बात है। एक बात बताओ, यहां पे ब्याजों का योग वाला फंडा लगा दें तो 2500 का 2500 गुणा 7/100 गुणा
4 साल, ये तो ए ने दिया है, बी ने दिया है ए को, और x गुणा 7/100 इंटू 4 वर्ष, ये बी ने दिया, सॉरी सी ने दिया ए को, टोटल मिला के 1120 रुपए प्राप्त हुआ। एक बात बताओ, यहां पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर देता हूं, 25 को 4 से गुणा करेंगे 100, 100 को 7 से गुणा करेंगे 700, 700 उधर ले जाके सीधा घटा लो तो ये x गुणा 28/100 बचेगा इधर, ये लो x गुणा 28/100 बचेगा, और वो 700 उधर जाके घटेगा तो बंधु 420 बचेगा। 14 का भाग 14 दूनी 28, 14 ती 42, 30 बार, 30 में 2 का भाग 15 बार, x को 15 से गुणा करेंगे 1500 रुपए मूलधन आ जाएगा। 1500 रुपए मूलधन कौन से ऑप्शन में है, ये रहा। इसका मतलब है सी को कितने रुपए दिए थे, कुछ राशि का मतलब कितना, 1500 रुपए दिए था। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, 3900 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार दिया गया कि पहला भाग 12% की दर से 5 वर्ष में, दूसरा भाग 10% की दर से 6 वर्ष में, ब्याज बराबर है। क्या बराबर है, ब्याज बराबर। तो एक काम करता हूं, पहला भाग x मान लूं, वो 12% की दर से 5 वर्ष में, दूसरा भाग y मान लूं, वो 10% की दर से 6 वर्ष में, 10% की दर से कितने वर्ष में, 6 वर्ष में, ब्याज बराबर है। और ब्याज बराबर है तो मेरे बंधु एक बात बताओ, 100 से 100 कट गया, 5 का भाग 10 में 2 बार, और 6 का भाग 12 में कितनी बार, 2 बार, 2 से 2 कट गया तो x बराबर क्या आ गया, y। इसका मतलब x अनुपात y 1:1 है। बराबर तोड़ना है इस 3900 रुपए को, 3900 रुपए के 2 बराबर भाग करने हैं, तो अपन 3900 में 2 का भाग लगा देते हैं और क्या करते हैं, क्योंकि बराबर टुकड़े हैं। तो बताओ बंधु ये कितना आ जाएगा आपके पास में, सॉरी 19 गुना 38 होता है, 1950 रुपए आ जाएगा। 1950 रुपए कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। बराबर बराबर ही बांटा इसने। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है कि 1,20,000 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार बांटा कि पहला भाग 6% की दर से 8 वर्ष में, दूसरा भाग 8% की दर से, पहला भाग 6% की दर से तथा दूसरा भाग 8% की दर से दिया गया। 2.5 साल बाद में 21,600 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ, तो 8% की दर से कितनी धनराशि दी। ओवरऑल ब्याज की दर निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, ओवरऑल ब्याज की दर निकालनी पड़ेगी। 100 गुना ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, 21,600, ये कितने रुपए का ब्याज है, 1,20,000 रुपए का है। कितने का है, 1,20,000 रुपए का है, 2.5 साल का, 2.5 वर्ष का है। ओके कोई दिक्कत नहीं है, आने दो बंधु। इसको सोल्व करेंगे अपन तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आएगा, 4 जीरो से 4 जीरो तो मैंने काट दिए। ओके 6 का भाग या 12 का भाग सीधा जाता है, 12 का भाग सीधा तो नहीं जाता है, ठीक है, हाँ जी सॉरी जाता है, 12 का भाग सीधा जाता है, 12 एकम 12 और बच गया कितना, सॉरी 8 और 1 9, 12 8 96 18। अब बताओ बंधु ये आ गया 18 बटा कितना 2.5, 18 बटे 2.5 आ गया। इसका पॉइंट हटा दूंगा तो ऊपर 10 से गुणा, और ये आ जाएगा 5 का भाग 5 बार, 5 का भाग 2 बार, और ये 18 दूनी 36 में 5 का भाग लगा दो, 5 7 35, 7.2% की दर, कितनी 7.2, ओवरऑल 7.2% की दर है। तो मेरे बंधु इधर देखना आप, ओवरऑल 7.2% की दर है, कुछ भाग 6% की दर से, शेष भाग 8%, ओवरऑल 7.2। ये मेथड ऑफ एलिगेशन का प्रश्न हो गया कि नहीं हो गया। 8 में से 7.2 घटाया तो 0.8 बचा, और 6 घटाया 7.2 में से 1.2, 10 से गुणा करने पर 8 और 12, 4 का भाग देने पर 2 और 3, और 2 और 3 का योग कितना आ गया 5, और यही 5 किसके बराबर है 1,20,000 के। तो 1,20,000 में मैं 5 का तो लगा दूं भाग, और हमें कितने परसेंट की दर पर पूछा है, 8% की दर पर। 8% की दर पर 3 का मान निकालना है तो 3 से गुणा, 5 का भाग 24,000 बार जाता है 1,20,000 में, और 24 का 3 गुणा कितना होता है 72,000 रुपए होता है, जो कि कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट होगा। ओके दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो, 15,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित होता है। तो मूलधन 15,000 रुपए है, कितना है 15,000 रुपए, 20% वार्षिक ब्याज की दर का मतलब कितना होता है 20/100, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आता है 1/5 आता है। कितना आता है 1/5। तो 1/5 के हिसाब से फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना होगा, 5 का भाग लगा दो 3,000 रुपए ब्याज होगा, और सेकंड ईयर का ब्याज कितना होगा 3,000 होगा। कितना होगा 3,000, और सेकंड ईयर में इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 5 6 30 600 रुपए होगा, और फिर थर्ड ईयर में
3,000 तो फिक्स है, और इन दोनों 3,000 का 600 रुपए ब्याज लगेगा, और 600 का कितना ब्याज लगेगा 1/5 के हिसाब से 120। टोटल सीआई कितना हो गया 3 3 6 3 3 9, 9,000 6 1200 1800 10,800, और ये 10,920 रुपए आ जाएगा, 120 और जुड़ जाएगा तो 10,920 रुपए। तो ये क्या पूछा है ब्याज, जबकि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित है, वो ब्याज क्या होगा, तो ब्याज 10,920 रुपए होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 20,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। 20,000 रुपए का, फिर वही बात, 20,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन, 10% की दर का मतलब 1/10, पहली साल का ब्याज 2,000, दूसरी साल का फिर 2,000, और 2,000 का 1/10 कितना होता है 200। तो टोटल सीआई कितना आ गया 4,200, 4,200 तो सीआई आया है, हमें अमाउंट चाहिए, अमाउंट 20,000 में 4,200 और जोड़ दो तो ये 24,200 हो गया, कितना हो गया 24,200 हो गया। 24,200 कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है। हाँ जी, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, प्रथम वर्ष के लिए ब्याज की दर 4% है, द्वितीय वर्ष के लिए 5% है, अलग अलग दरें हैं। 4% का मतलब 4/100, 1/25। ओके, सेकेंड ईयर के लिए 5%, 5% का मतलब 5/100, 1/20, और थर्ड ईयर के लिए 6%, 6/100, और 6/100 को 3/50 लिख सकते हैं। ओके बंधु, आने दो। मूलधन आपको कितना दिया है 10,000 रुपए, 10,000 रुपए का फर्स्ट ईयर का ब्याज निकालना है आपको। 10,000 रुपए का फर्स्ट ईयर का ब्याज आएगा 1/25 के हिसाब से, दर 1/25 यूज करनी पड़ेगी। कितनी यूज करनी पड़ेगी, फर्स्ट ईयर में 1/25 दर यूज करनी पड़ेगी, और 1/25 का हिसाब से मतलब क्या होता है 2500 के 100, 400 रुपए ब्याज आएगा, कितना 400। सेकेंड ईयर में दर कितनी आएगी, सेकेंड ईयर में दर 1/25 आएगी, और 1/25 के हिसाब से ब्याज कितना आएगा, तो बताओ मुझे 1/25, सॉरी सेकेंड ईयर में, सॉरी दर 1/25 नहीं आएगी, 1/20, द्वितीय वर्ष के लिए 1/20, तो दर चेंज होगी तो ब्याज चेंज होंगे। 20 का भाग दोगे तो कितना आएगा 500 आएगा। ओके मेरे बंधु, 1/20 से 20 दूनी 40 से 20 रुपए ब्याज आएगा, कितना ब्याज आएगा, ये 20 रुपए ब्याज आ जाएगा। ओके 20 का भाग गया 20 बार, ठीक है। थर्ड ईयर के लिए ब्याज की दर ही चेंज हो गई, थर्ड ईयर के लिए फिर चेंज हो गई दर बंधु, थर्ड ईयर के लिए ब्याज की दरें चेंज हो गई, सब पे अलग अलग दर लगेगी, सब पे अलग अलग दर। और वो अलग अलग दर क्या लगेगी थर्ड ईयर के लिए आप बताओ बंधु, थर्ड ईयर के लिए लगेगी 3/50, कितनी लगेगी 3/50 मेरे बंधु। 50 का भाग जाता है 200, 200 का तिगुना कितना होता है 600, 600 तो 1 आ गया, और फिर 3/50, 3/50, 50 का भाग 10 दिए कितना 30, फिर 3/50 के हिसाब से कितना 50 का भाग है, 0 से 0 कट गया, 5 8 40, 8 3 24 रुपए ब्याज आ गया, और फिर 3/50 मेरे बंधु बता, 0 से 0 काट देता हूं, 6 आ गया, और 6 में या 6/5 आ गया, 5 एकम 5, और बच गया कितना 1, 5 दूनी 10, 1.2। तो मेरे हिसाब से बंधु 20 पैसे कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, सी ऑप्शन में आ रहे हैं, तो यही राइट हो जाएगा, लास्ट में 20 पैसे तो आएंगे। हाँ जी, ये कह रहा है कि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित हो, चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, मिश्र धन तो नहीं पूछा है। इसको जोड़ के भी बता देता हूं, 400, 500, 900, 1500, 1500 30 20 50, 1550 70, 70 और 1 4 और 1 5 75, 1575.2, 1575, 1575.2 रुपए आएंगे मिश्र धन, सॉरी ब्याज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 13,310 रुपए की धनराशि का 9 से 1/11%। बताओ बंधु 11 9 99 और एक 100/11, और 100/11 का प्रतिशत हटाएंगे तो इंटू 100 लगाएंगे, ये 11 से 11 कट गया, 1/11 दर आ गई। 1/11 की वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच में 3 वर्ष बाद में अंतर कितना होगा, नोट आउट कर देंगे। 13,310 रुपए का, 13,310 रुपए का 1/11 की दर से पहले साल का ब्याज कितना आएगा, 11 एकम 11 बच गया 2, 11 दूनी 22 से, और बच गया कितना 1, और 11 एकम 11 1210 से। सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट तो आएगा 1210, इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 110। ओके हाँ जी,
थर्ड ईयर का 1210 तो फिक्स है, और 1210 का 110 110 दो बार, और 110 का 1/11 के हिसाब से कितना 10। तो मुझे बताओ सीआई और एसआई का अंतर कितना आएगा 3 साल का। आपको सब पता है 3 साल का एसआई तो ये है 1210 1210 1210 3630 रुपए, ठीक है। हाँ जी, और जो 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज है वो है 3610 और 37 38 3900, और ये 40 हो गया, तो ये 3900 कितना हो गया 10 20 30 40 3900 कितना हो गया 12 2400 3600 37 38 3900 30 और 40 70 3970 हो गया। 3970 तो सीआई हो गया, सीआई तो मेरे बंधु 3970 हो गया, और वैसे ऐसा ही निकालो तो 3630 हो गया। हमें काय का निकालना है इंडिविजुअल, हमें पता है साधारण और चक्रवर्ती का अंतर है 340 रुपए। कितने रुपए हैं 330 और 10 40 रुपए। 340 रुपए कौन से ऑप्शन में है, ये पड़ा 340 रुपए डी ऑप्शन में, तो ये डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके हाँ जी, नेक्स्ट इसके बाद में अगला 18,000 रुपए की राशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर उधार दी जाती है, तो दूसरे और तीसरे वर्ष के ब्याजों के बीच का अंतर, सेकंड और थर्ड ईयर के ब्याजों का अंतर पूछा है बंधु। 18,000 रुपए मूलधन ऊपर ही ऊपर लिख लेते हैं, 10% की दर का मतलब 1/10 से फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 1800 हो गया, ठीक है। सेकंड ईयर का 1800 हो ही गया, 1800 का कितना हो गया 1/10 के हिसाब से 180 रुपए ब्याज हो गया। बहुत सिंपल है ये कंपाउंड इंटरेस्ट, 1800 रुपए और 180 180 यहाँ पे दो बार और रिपीट कर दो, ठीक है, क्योंकि ये 180 180 1800 का है। एक बार सीआई को पढ़ जरूर लेना आप, क्योंकि बिना पढ़े ये सीआई की ये जो मेथड है ये समझ में नहीं आती, तो फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। हाँ जी, लगभग प्रश्नों को ये उड़ा देती है अपने तरीके से, देखो कैसे उड़ा रही है। हाँ जी, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के ब्याजों का अंतर, ये सेकंड ईयर के ब्याज हैं और ये थर्ड ईयर के ब्याज हैं बंधु। सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के ब्याजों का अंतर, तो इससे ये काट दो इससे ये काट दो, 180 और 18 कितना हो गया 180 प्लस 18 और जोड़ दो तो 198 हो गया। ये 198 सेकंड और थर्ड ईयर के ब्याजों का अंतर आ गया, तो राइट आंसर कौन सा हो गया सी हो गया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 4900 रुपए की धनराशि का 14 से 2/7%, 14 से 2/7% को वैसे ही सोल्व करेंगे तो 1/7 आएगा, ठीक है। 14 से 2/7% की वार्षिक के चक्रवर्ती ब्याज की दर से या ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का वार्षिक संयोजित ब्याज क्या होगा। सेकेंड ईयर का ब्याज पूछा है, ध्यान रख लेना। 4900 रुपए का फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना आएगा 1/7 के हिसाब से 700 रुपए आएगा। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना आएगा 700, और 700 का 1/7 के हिसाब से कितना आएगा 100 रुपए। तो मुझे ये बताओ टोटल सेकेंड ईयर का सीआई कितना आ गया। सेकेंड ईयर का पूछे तो बंधु ये 800 रुपए मेजर करेगा। कितना करेगा 800 रुपए। राइट आंसर कौन सा होगा ए हो जाएगा, ठीक है। केवल सेकेंड ईयर का ब्याज पूछा है इसने, ठीक है। हाँ जी, मैं उस तरीके से बता रहा हूं जिस तरीके से आपने पढ़ा तो है ही टॉपिक, ठीक है। बिना पढ़े तो देखो ये टॉपिक में इसमें एक एक चीजें बहुत ही बारीकी से ध्यान रख के करनी पड़ती है, ठीक है। हाँ जी, तो 9000 रुपए का कितने रुपए का 9000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल और 4 महीने का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। लो आने दो, मूलधन को ऊपर ही ऊपर लिखेंगे 9000 रुपए, ठीक है। पहली साल का ब्याज कितना होगा 1/10, 10% का मतलब 1/10 होता है, बार बार यूज हो रही है 900 रुपए। सेकेंड ईयर का कितना होगा 900 रुपए, और बंधु सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 90 रुपए, ठीक बात है। थर्ड ईयर में कितना होगा 900 और 2 बार 90 रुपए, कितने रुपए 90 रुपए। 1/10 के हिसाब से कितना 9। अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपको तो ब्याज पूछा ही कितने वर्ष का है 2 वर्ष और 4 महीने का। 2 वर्ष और 4 महीने का पूछा तो एक दिक्कत हो गई यहां पे बंधु। 2 वर्ष का ये तो पूरा का पूरा यूज होगा, ये 2 वर्ष वाला तो पूरा का पूरा यूज होगा, लेकिन ये थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट है ना, ये थर्ड ईयर का तीसरे वर्ष का, ये तीसरे वर्ष का थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है वो कितना है बताओ बंधु। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है 900 और 180, तो 1080 1089 ब्याज है। ये 1089 थर्ड ईयर में 12 महीने का ब्याज है। कितने महीने का ब्याज है 12 महीने का। तो 1089 में 12 महीने का भाग लगाएंगे और हम 4 से गुणा करेंगे, तो 4 का भाग 12 में कितनी बार 3 बार, क्योंकि 4 महीने का चाहिए, और 3 का भाग 3 3 9 बच गया 1 3 6 18 और 3 3 9, ये 363 रुपए आ गया। इसका मतलब टोटल सीआई कितना आ गया, टोटल सीआई आ गया मेरे बंधु 900, तो एक यूज हो गया, ठीक है।
स्टार्टिंग वाला फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर का 900 फिर यूज हो गया। सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट 90 काउंट हो गया। और थर्ड ईयर में 4 महीने का 363 हो गया। इसको इस प्रकार से जोड़ लीजिएगा, 900 900 1800, 300 2100, 2100 और ये 2200, तो 2200 कितना हो गया बंधु? 53। 2253 रुपए ब्याज हो गया। 2253 रुपए ब्याज कौन से में है? डी ऑप्शन में है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, 4096 रुपए का 6.25% की दर पर 1 वर्ष 73 दिन का ब्याज। सिंपल वही, वो जो 4 महीने का पूछ रहा था वैसे ही 1 वर्ष 73 दिन का। बंधु पहले तो इस दर को सोल्व करो, छच्चों की चॉइस और एक 25/4 कितना? 25/4। तो इसको 25/4 इंटू क्या करेंगे? 100। 25 का भाग 100 में कितनी बार? 4 बार। और 4 चौके 16, 1/16। 4096 को ऊपर ही ऊपर लिखा जाएगा। ओके, 4096 का 1/16 कितना होता है? 16 दूनी 32, बच गया कितना? 8। 89 में 16 पंजो 80, बच गया 9, 16 6 96, 256। बंधु सेकंड ईयर का भी 256 होगा, लेकिन 256 का 1/16 के हिसाब से कितना होगा? 16 एकम 16 और बच गया कितना? 9, 16 6 96, 16 रुपए। अब मुझे एक बात बताओ, वही बात है, 1 वर्ष का तो पूरे पूरे का चाहिए ही चाहिए, 73 दिनों का ब्याज चाहिए। तो बताओ ये सेकंड ईयर में ब्याज है, ये सेकंड ईयर में ब्याज है 256 रुपए प्लस 16, ये टोटल कितना हो गया? 6 6 12 और 5 और 1 6 और 1 7 है, तो 272 हो गया। 272 तो 12 महीनों का ब्याज है। सॉरी, 12 महीने में दिन कितने होते हैं? 365। 365 का ब्याज है, हमें तो 73 दिन का ही चाहिए, तो 73 से मल्टीप्लाई कर लो। 73 का भाग आप जानते हो 365 में कितनी बार? 5 बार। और 5 का भाग 272 में कितनी बार? 5 5 25, बच गया 2, 5 चौके 20, फिर बच गया 2, 5 चौके 20, 54.4 रुपए। इसका मतलब 256 तो पूरा यूज होगा ही होगा। 256 में 54.4 और ऐड हो जाएगा, 54 पॉइंट कितना? 4। तो ये फिर 0.4 10 से, और 10 और 1 11, सॉरी ये 11 और ये 3, 310.4 रुपए हो गया। 310.40 रुपए कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट। आधे अधूरे वर्षों के लिए पूछे तो ऐसे करते हैं। 40,000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि ब्याज 6 दे हो? ब्याज 6 दे हो बंधु। प्रिंसिपल कितना है आपके पास में? 40,000 रुपए। प्रिंसिपल 40,000 रुपए हैं और दर आपके पास में 20% वार्षिक है। 20% वार्षिक है और समय 1.5 वर्ष है। टाइम कितना है? 1.5 ईयर है। बंधु ब्याज का संयोजन हाफ ईयरली है। ब्याज का संयोजन कैसा है? ब्याज संयोजन है 6 है, और ब्याज संयोजन 6 होता है तो दर ये 20% कोई यूज नहीं करने देगा आपको। 10% मतलब आधी दर यूज करने देगा 6 और टाइम बंधु, टाइम एक बात बताओ, टाइम 1.5 वर्ष में कितनी 6 होती है? 3 6 होती है। तो अब हम जो दर यूज करेंगे वो 10% यूज करेंगे। 40,000 पर 10% यूज करेंगे तो पहली 6 का ब्याज कितना आएगा? 4,000 रुपए। कितना? 4,000। दूसरी 6 का फिर कितना? 4,000, और 4,000 का 1/10 के हिसाब से कितना? 400। और फिर तीसरी 6 का 4,000 रुपए, और इन दोनों 4,000 का 400 400, और 400 का 10% की दर से 40 रुपए। तो ये 3 6 मतलब 1.5 वर्ष का ब्याज आ गया। तो ये टोटल सीआई कितना आ गया? 4 3 12, और ये 1200, 13,240। 13,240 ब्याज आ गया। ध्यान रखना ये ब्याज ही पूछा है क्या, कि चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। 13,240, 13,240। हाँ जी, ₹13,240 ब्याज आ गया। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये है कि 16,000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही? ब्याज तिमाही होता है तो बंधु दर वार्षिक यूज नहीं कर सकते। दर 20% 12 महीने की है। 20% 12 महीने की है तो हमें तो 3 महीने की चाहिए। 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 का भाग 20 में 5 बार, 5% तिमाही दर हो जाएगी। 5% तिमाही दर होगी। और टाइम का क्या हाल होगा? टाइम 9 महीने में कितनी तिमाहियां होती है? 3 तिमाही होती है। कितनी तिमाही होती है? 3 तिमाही होती है। 5% का मतलब कितना होगा? 1/20 होगा। आने दो 3 तिमाहियों का ब्याज निकालेंगे। 16,000 रुपए का पहली तिमाही का ब्याज आ जाएगा 1/20 के हिसाब से 800 रुपए।
दूसरी तिमाही का फिर कितना 800 रुपए, तीसरी तिमाही का कितना 800, इन 800 का 1/20 के हिसाब से 40 रुपए, 40 रुपए, 40 रुपए, और इस 40 रुपए का 1/20 के हिसाब से 2 रुपए। सीआई 3 तिमाहियां, 3 वर्ष नहीं है, 1.5 वर्ष नहीं है, 3 तिमाही का मतलब 9 महीने हैं। 8 × 2400, 120, 2520 और 2 2522 रुपए, 2522 रुपए आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन इसका क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट अगला, कोई धन 2 वर्षों में 4% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1352 रुपए हो जाता है, 1352 रुपए हो जाता है, इसका मतलब ये क्या है? मिश्र धन है। ये क्या है? मिश्र धन है। 1352 हो जाता है, इसका मतलब मिश्र धन है। 4% वार्षिक दर से, इस 4% का मतलब होता है 4/100, 1/25, क्योंकि 4 का भाग 100 में 25 बार जाता है। ओके, आने दो बंधु, 2 वर्षों का स्ट्रक्चर बनाओ आप। तो 2 वर्ष का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है 1/25, 1/25। मूलधन नहीं दे रखा तो मान लिया मूलधन, ऐसा मूलधन मानो कि जिसमें 2 बार 25 का भाग जाए तो पूरा पूरा वैल्यू आए। 25 25 से 625 गुणनफली मान लिया। पहली बार 25 ब्याज, दूसरी बार 25, और 25 का कितना 1। मुझे बात बताओ बंधु, ये जो 1352 है ये क्या है? 1352 मिश्र धन है, तो मैं भी यहां से मिश्र धन उठाऊंगा। बताओ बंधु, 625 से मैं 25 जोड़ेंगे 650, 675 और एक 676, 676 मिश्र धन का भाग, और मुझे मूलधन चाहिए तो 625 से क्या करूंगा? गुणा। ये लो प्रिंसिपल आ जाएगा मेरे पास में। मिश्र धन दे रखा है तो मिश्र धन का भाग, और मूलधन चाहिए तो मूलधन से गुणा। मिश्र धन का भाग कौन से मिश्र धन का? ये वाला मूलधन प्लस ये वाले ब्याज। मूलधन में ब्याज जुड़ते हैं, 51 रुपए और जोड़ दो आप इसमें, 51 रुपए जोड़ दोगे तो आपके पास में 676 रुपए हो जाएंगे, और 676 रुपए हो जाएंगे तो ये 676 का भाग और 625 से गुणा। 676 का भाग इधर है, 2 बार जाता है मेरे हिसाब से, तो 600 का डबल 1200 और 25 का डबल 50, तो ये 1250 रुपए मूलधन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1250 रुपए मूलधन, और ये कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला, 10,000 रुपए पर चक्रवर्ती ब्याज की प्रतिशत दर क्या होगी यदि राशि 3 वर्ष में 13,310 रुपए हो जाए? 13,310 रुपए क्या है? अमाउंट है। क्या है? अमाउंट है। और ये अमाउंट है तो मेरे बंधु बताओ सीआई कितना है? सीआई है 10,000 से 13,000, तो 3,310 रुपए है। ठीक है, 3,310 रुपए ब्याज है 3 साल में। किसका? 10,000 रुपए का। 10,000 रुपए का 3 साल में 3,310 ब्याज, 10,000 रुपए का 3 साल में 3,310 रुपए ब्याज कौन सी दर देने में सक्षम है? कौन सी दर देगी वही उत्तर होगा। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले 10% को ही पूछ लेते हैं, और 10% का मतलब होता है 1/10, और 1/10 के हिसाब से पहले साल का ब्याज 1000, दूसरी का भी 1000, और तीसरी का भी 1000, और फिर 1000 का 1/10 के हिसाब से कितना? 100, और फिर 100, फिर 100, और 100 का कितना? 1/10 के हिसाब से 10 है, तो सीआई आ गया 3,310 से। हमें चाहिए ही 3,310 से। ये कौन सी दर है जिसने 3,310 दिया? 10% की दर ने दिया, तो यही राइट आंसर होगा। एक तरीका तो ये। इसका एक ऑल्टरनेट तरीका भी होता है। ऑल्टरनेट तरीका ये होता है कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिख लो आप, और प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ये लिख लो कि आपके पास में 3 साल का मामला दिया है, तो 3 साल में 10,000 रुपए, कितने रुपए? 10,000 रुपए, 13,000 है, 310 रुपए बन रहे हैं, 0 से 0 काट दो। 3 साल से 1 साल पे आते हैं तो घनमूल लेते हैं, और 3 साल से 2 साल पे, 2 साल से 1 साल पे आते हैं तो वर्गमूल। 1000 का घनमूल आता है 10, और 1331 का घनमूल आता है 11। 10 रुपए 11 रुपए बनने का मतलब ब्याज कितना है? 1 रुपया। 10 का इंटू 100 कर दो, ब्याज की दर कितनी आती है? 10% आती है। ओके दोस्तों, 2 तरीके से कर सकते हैं इसको, ऑल्टरनेट तरीके से भी बता दिया, लेकिन मैंने जो पहले बताया उससे कर लो आप, ज्यादा बेटर रहेगा। कितने समय में 10% की ब्याज की दर से 2,000 रुपए की धनराशि का मिश्र धन 2420 हो जाएगा? मिश्र धन 2420 है, इसका मतलब सीआई कितना है? 420 है। सीआई कितना है? 420 है। तो लो, कितने समय में 2,000 रुपए की धनराशि का, 2,000 रुपए की धनराशि का दर कितनी दे रखी है? 10%। 10% का मतलब 1/10, 200, और यहां पे भी कितना? 200। कुछ कैलकुलेशन मैंने कुछ इजी दी है, ठीक है आपको, ताकि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है तो डिमोरलाइज होने की आवश्यकता नहीं है, टाइम लगता है। ठीक है,
हाँ जी, तो देखो 200 200 हो गया 10% की दर से 2 साल में, और फिर बताओ 200 का कितना हो जाएगा 20 रुपए। मेरे बंधु बताओ सीआई कितना हो गया 420 रुपए। ये 420 रुपए कितने साल में हुआ 2 साल में, क्योंकि 10% वार्षिक दर है। तो बताओ समय कितना हो जाएगा 2 साल हो जाएगा। ठीक बात है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, कितने समय में 40,000 रुपए की धनराशि का 20% वार्षिक दर से लेकिन छमाही चक्रवर्ती मिश्र धन छमाही दे के लिए मेरे बंधु एक बात बता दो मुझे, अगर छमाही दे है तो दर कितनी होगी? दर आपकी 20% कोई नहीं रखेगा, दर 10% यूज होगी। कितने परसेंट यूज होगी? 10% दर यूज होगी। और 10% दर यूज होगी, 10% दर छमाही होगी। कैसी होगी? 10% की दर छमाही हो जाएगी। ठीक है, 20% वार्षिक है तो 10% छमाही हो जाएगी। मिश्र धन आपको 53,240 दे रखा है, इसका मतलब सीआई कितना है? 13,240 रुपए। कितना है? 13,240 रुपए है। ये 13,240 रुपए आपके पास में सीआई हो जाएगा। ओके दोस्तों, 13,240 रुपए सीआई, क्योंकि 40 से 53 कितना ज्यादा है? 13,240। ठीक है, मिश्रधन दे रखा है, कितने समय में होगा? अब बताओ बंधु, 40,000 रुपए ऊपर ही ऊपर लिख लूंगा मैं। कितना लिख लूंगा? 40,000 रुपए। ये मैंने 40,000 रुपए लिख लिया, चलो ठीक है। अब इस 40,000 रुपए का मैं देखना चाहूंगा कि कितने समय में 13,240 रुपए ब्याज आ रहा है। सपोज फर्स्ट ईयर में आ जाए, कितने ईयर में आ जाए? फर्स्ट ईयर में आ जाए। तो फर्स्ट ईयर में कैसे आ जाए? ब्याज की दर 10% है, इस 10% की दर का मतलब कितना होता है? 1/10। कितना होता है? 1 कितना? 10। और 1/10 के हिसाब से ये कितना हो जाएगा? 1/10 के हिसाब से ये फर्स्ट ईयर में ब्याज कितना होगा? 4,000 रुपए। कितना होगा? 4,000 रुपए होगा। ओके दोस्तों, 4,000 रुपए ब्याज होगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर तो नहीं बोल सकते, सॉरी, फर्स्ट छमाही में, क्योंकि छमाही है। ठीक है, फर्स्ट छमाही में 4,000 रुपए। सेकंड छमाही में कितना होगा मेरे बंधु बता? सेकंड छमाही में, सेकंड छमाही में कितना ब्याज होगा? सेकंड छमाही में 4,000 तो फिक्स आएगा, वापस आएगा 4,000। तो ये लो 4,000 तो आ गया, और इस 4,000 का भी लगेगा। किसका लगेगा? 4,000 का लगेगा 1/10 के हिसाब से, और 1/10 के हिसाब से कितना लगेगा? 400 लगेगा। कितना ब्याज लगेगा? 400। ओके, अब मुझे ये बताओ, 4,000 4,000 8,400 हो गया, हमें 13,240 चाहिए। फिर थर्ड ईयर में, थर्ड छमाही में 4,000 तो फिक्स लगेगा ही लगेगा। ओके, 4,000 तो मूलधन पे लगता है। 2 बार 400 400 आएगा। कितनी बार 400 400 आएगा? 2 बार 400 400 आएगा। ओके, फिर इसके बाद में 400 का कितना आएगा? 1/10 के हिसाब से, 1/10 के हिसाब से आएगा कितना? 40। ठीक है, कितना आएगा? 40 आ जाएगा। ओके, तो मुझे ये बताओ कि ये 12,000 हो गया, ये 1200, 13,240 रुपए हो गया। 13,240 रुपए ब्याज तो हो गया, लेकिन ये ब्याज मेरे बंधु ये बता, ये कितनी छमाहियों में हुआ है? 3 छमाही में हुआ है। तो यहां पे एक ध्यान रखने लायक बात ये है कि ये 3 छमाहियां हैं। कितनी छमाही हैं? 3 छमाहियां हैं, और 3 छमाहियों में हुआ है, और 3 छमाहियों में हुआ है। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं डेफिनेटली यहाँ पे 3 छमाही, और 3 छमाही तो इस प्रश्न का तो विशेष ही ध्यान रखना इस बार के लिए। 3 छमाही का मतलब होता है 1.5 वर्ष। कितना होता है बंधु? 1.5 वर्ष होता है। कितना होता है? 1.5 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? 1.5 वर्ष होता है, 1.5 ईयर होता है। तो 1.5 वर्ष कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न है, किसी धनराशि का 10% की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक संयोजक का अंतर 65 रुपए है। ठीक है, तो वह धनराशि कितनी होगी? देखो बंधु, सिंपल सा प्रश्न है, लास्ट ईयर ये प्रश्न आया भी था एग्जाम में। ठीक है, यहां 264 रुपए लिख रखा था इस प्रकार से, वहां 20%, सॉरी सिंपल है, ये नहीं आया था, अगला था। किसी धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों में साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 65 रुपए, तो धनराशि क्या होगी? मूलधन। सीधा साधारण और चक्रवर्ती का अंतर देगा, वो था वार्षिक और अर्धवार्षिक संयोजन का था। ओके दोस्तों, तो मुझे एक बात बताओ कि अपन एक काम कर लेते हैं, 10% की दर का मतलब कितना? 1/10। ओके, हाँ जी। 2 वर्ष का साधारण ब्याज तो मूलधन मान लेते हैं 100 रुपए। हाँ जी, 100 का 10, 10 और 1। मुझे बताओ ये सीआई और एसआई का क्या है? अंतर। आपको अंतर कितना दे रखा है? 65।
तो उस 65 में इस अंतर का तो भाग, और मूलधन चाहिए तो 100 से गुणा। ओके मेरे बंधु, मूलधन आ जाएगा, अंतर दे रखा तो अंतर का भाग, और यहां से 6500 रुपये मूलधन आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है आपके पास में, डी ऑप्शन में है, राइट आंसर हो जाएगा। ओके 2 साल का साधारण और चक्रवर्ती का अंतर दे रखा है। हाँ जी लीजिएगा, ये देखो किसी धनराशि पर 2 वर्षों में 12% की दर से चक्रवर्ती ब्याज 2540 रुपए हो, तो उसी दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। 12% की दर का मतलब क्या होता है, 12% की दर का मतलब 12/100, 3 का भाग है, सॉरी 4 का भाग 3 बार, और 4 का भाग कितनी बार, 25 बार। 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज देकर साधारण ब्याज पूछा है, ये पीछे वाले प्रश्न से थोड़ा कोरिलेट हो जाएगा, कुछ भी देकर कुछ भी पूछे, मतलब कहने का मतलब ये है। 3/25 की दर है, कितने की दर है, 3/25 की दर है, तो 3/25 की दर है। तो मैं एक बात बताऊं आपको, चक्रवर्ती ब्याज देकर साधारण पूछे तो आप मूलधन मानो ही मत, 25-25 मान लो, ताकि 25 का भाग 25 में एक बार, और ये कितना आ जाए 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 2544 है, तो उसी दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। हमें सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, दे कितना रखा है 2544, 2544 चक्रवर्ती ब्याज है, तो 25-25 50, और 3 53 का मान है। साधारण ब्याज पूछा है, तो इसका मतलब 50 का मान पूछा है। तुम कहोगे सर यहाँ पे गुणा ऊपर वाली वैल्यू से क्यों नहीं किया, हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें मूलधन से कोई लेना देना आज नहीं है। ओके बंधु 53 का भाग लगा दें, तो 53 का भाग लगा दें अपन 2544 में, ये लीजिएगा 2544 में 53 का भाग लगा देता हूं मैं। 53 का भाग बताओ कितनी बार जाएगा, 53 का भाग 5-5-25, 5 बार ज्यादा हो जाएगा, 4 बार ठीक रहेगा, तो 4-3-12 और बच गया 1, 4-5-20 और 1 21। ओके हाँ जी ये कितना हो गया 212, और 212 घटा लीजिएगा, ये बचेगा 4 और 2 और 24। ठीक है हाँ जी 3 चौके 12, 4 बार सॉरी 8-3-24 से 8 बार भाग जा रहा है, तो 8-3-24 से, और बचेगा कितना 2, 8-5-40 और 2 42 से, यहाँ कुछ नहीं बचा अब, इसका मतलब 48 बार भाग गया, और 48 बार भाग गया तो इस 48 को गुणा कर लो आप तो 50 से, 0 5-8 40 से, 5 के 20 और 4 24 से। ठीक है बात है ओके, तो ये 0 5-8 40 से, और 5 के 20 और 2-4 कितना 24 से, 2400 रुपये आ गया, जो कि कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में। ओके दोस्तों नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, किसी धनराशि का 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 240 रुपए है। किसी धनराशि का 3 वर्ष का साधारण ब्याज, कितने वर्ष का, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 240 रुपए है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज 240 है, तो 1 वर्ष का एसआई कितना होगा, 1 वर्ष का एसआई होगा 240/3 80 रुपए, कितने रुपए 80 रुपए। अब 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 170 रुपए है, सिंपल देखो कैसे, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 170 है, 2 साल का साधारण ब्याज तो होगा 80-80 160, और बच गया 10, वो है चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज का ब्याज, ये 10 रुपए ब्याज ही है, तो दर पूछिए इसने 100 इंटू ब्याज 10 ही है, सॉरी ऐसे ही कर सकते हो आप कि ये 10 रुपए ब्याज लग रहा है कितने पर 80 पर, तो इंटू क्या कर दो 100, 0 से 0 काट दो, 8 का भाग 12.5% की ब्याज की दर आ जाएगी, जो कि कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 16 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो बताइए 32 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा। हाँ जी बात यह है कि कितने गुना हो जाता है और कितनी घात लग जाती है, और यहां आरटी, चक्रवर्ती ब्याज में बीच में घात लिखते हैं, साधारण ब्याज में आरटी लिखते हैं। 16 वर्ष में दोगुना, कितने वर्ष में, 16 वर्ष में दोगुना हो जाता है, 2 गुना, 16 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो अगले ने पूछा है कि 32 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा, ये 32 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा, x गुना मान लेता हूं मैं। ओके मेरे बंधु बताओ, यहां पे घात लिखते हैं तो समान आधार की लिखते हैं, तो इस 2 की घात 1 लिख दूं इसको, और इसको 2 की घात y लिख दूं। अब बताओ घातें 1 है यहाँ पे y, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 16y बराबर 32 आ गया, और 16y बराबर 32 आ गया, तो y का मान कितना आ गया 2, और y का मान 2 आ गया, तो बताओ x का मान कितना आएगा, 2 की घात 2 4 गुना हो जाएगा, कितने गुना होगा
4 गुना, जो कि कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। ये थोड़ा उल्टा क्वेश्चन है, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड लास्ट है। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4800 रुपए और 3 वर्ष में बढ़कर 5324 रुपए हो जाता है। मेरे बंधु ध्यान रखना, 2 वर्ष में 4800 रुपए और 3 वर्ष में 5320 रुपए हो जाता है। अगर आपने किसी को पी रुपया दिया और वो पी रुपए 2 साल में 4800 रुपए, कितने रुपए, 2 साल में 4840 रुपए हो रहे हैं और 3 साल में 5300 कितने हो रहे हैं, 3 वर्ष में 5300 कितना हो रहा है, 24 रुपए हो रहा है। मेरी बात सुनना, चक्रवर्ती ब्याज में प्रत्येक वर्ष के अंत का मिश्रधन जो होता है वो आगामी वर्ष के लिए किसका काम करता है, मूलधन का काम करता है। तो मैं तो एक ही बात पूछता हूं आपसे, ऐसे प्रश्नों में दर पूछे तो आप ये बता दो ये मूलधन है तो इसका ये मिश्रधन है, और मिश्रधन है तो आप 5324 में से 5324 में से 4840 घटा लो, ये 4 बच गया, 12 में से 4 गया 8 बचा बंधु, और ये 2 में से तो 12 में से 8 गया 4 बचा, और ये एक 4 में से 4 0 484। एक वर्ष का ब्याज, कितने वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज कितना आया, 484, कितना आया, 484, और 484 ब्याज है तो इसका मूलधन का है, तो दर पूछी है, तो दर बराबर होगी 484 ब्याज हो रहा है किसका, जो 4840 का हो रहा है, एक वर्ष का हो रहा है, इंटू 100 कर दो, 0 से 0 काट दिया, और बताओ 484 से 484 काट दिया, ब्याज की दर कितनी आई बंधु, 10% आई, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में प्रत्येक वर्ष के अंत का मिश्रधन आगामी वर्ष के लिए मूलधन बनता है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि एक वर्ष के लिए दर निकालनी है तो सिंपल दर निकाल सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, लास्ट क्वेश्चन अपना है, किसी धनराशि का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। ब्याज की गणना अर्धवार्षिक होती तो 165 रुपए अधिक ब्याज मिलता, उधार दी गई राशि कितनी होगी। ब्याज की दर अर्धवार्षिक होती तो, एक तो बंधु वार्षिक होती और एक अर्धवार्षिक होती है, 2 केसेस होते। तो एक बात बताओ, वार्षिक होती कैसी होती, वार्षिक होती तो मैं कहता हूं कि 1.5 वर्ष का स्ट्रक्चर कैसे बनता, ऐसे बनता, 2 वर्ष का ही बनता लेकिन ब्याज इंक्लूड 1.5 का ही होता। और अर्धवार्षिक होती तो स्ट्रक्चर कैसा बनता, स्ट्रक्चर ऐसा ही बनता, यहां ऐसा बन जाता, ऐसा बन जाता यहां पे, क्योंकि 1.5 वर्ष में 3 छमाही होती है, आपको सबको पता है, इतने प्रश्न कर लिए। वार्षिक में ब्याज की दर 20% यूज होती, 20% का मतलब 1/5 होता है, और 1/5 होता। अर्धवार्षिक में ब्याज की दर 20% की जगह 10% यूज होती, तो 1/10। ये स्ट्रक्चर समझ में आया क्या आपको। 2 साल के लिए तो स्ट्रक्चर 1.5 के लिए तो 2 का बनाना पड़ेगा, लेकिन 1.5 वर्ष में अर्धवार्षिक संयोजन होता है तो 3 छमाहियां होती है, ये बनेगा 10 इंटू 10,000। मूलधन यहां तो 1000 मानना पड़ेगा, तो वहां पे भी 1000 ही मानना पड़ेगा, सेम ही। 1000 में 5 का भाग 200, और यहां भी 200, और यहां 200 में 5 का भाग 500 के 20 40। लेकिन ये यूज नहीं करना आपको, 1.5 साल के लिए इसको 100 ही समझना है और इसको 20 ही समझना है। तो मुझे बताओ, यहां तो आपके पास में सीआई कितना आया, 320 कितना आया, 320। ओके, और यहां कितना आएगा, 100, 200, 300। ये भी 1.5 साल का ही है, 10 10 10 और 1। यहां सीआई कितना आ रहा है, यहां सीआई आ रहा है 331। अब मुझे बताओ, इसमें सीआई उसकी बजाय ज्यादा है, 320 इसमें है और 331 इसमें है। कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा, जबकि ये कह रहा है कितने रुपए ज्यादा है, 165। 165 में आप 11 का भाग लगा लो, उधार दी गई राशि तो दोनों केसेज में 1000 होगी। 1.5 अर्धवार्षिक संयोजन में हिसाब 3 बार होगा, 3 छमाहियों में, और वार्षिक संयोजन में हिसाब 2 ही बार होगा, एक 12 महीने से और एक 6 महीने से, क्योंकि 1.5 साल के लिए है। ठीक है, 11 5 55 है, सॉरी 11 एकम 11 बच गया 5, 11 5 55 है, और ये 15,000 रुपए आ गया, जो कि कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। ओके, थैंक यू। ओके दोस्तों, थैंक यू, आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बने रहिएगा इस वीडियो में। और जिन बच्चों ने
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्रयास एजू हब के इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगामी इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। डियर स्टूडेंट, आज सभी को नमस्कार। प्रयास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी जो टास्क आधारित टेस्ट सीरीज चल रही है 3rd ग्रेड के लिए लेवल 2, उसमें हम साइंस मैथ के पेपर में जो फिजिक्स वाले पार्ट हैं उसके आपको समाधान करवाने वाले हैं। देखो आपका 116 नंबर से इसमें स्टार्ट होता है। देखो, एक कार अपने गंतव्य का 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे से शेष भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है, तो औसत आपको चाल ज्ञात करनी। क्या करनी है? औसत चाल। देखो, कार बिंदु ए से स्टार्ट हुई और बिंदु बी पर ये कार ए से बी तक चली गंतव्य स्थान। अब देखो क्या कह रहा है कि 1/3 भाग, मतलब कि उसके 3 भाग कर लो। आप 3 भाग करोगे तो हम मान सकते हैं उसकी कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी है 3x। कुल दूरी कितनी है? 3x। तो 1/3 की कितनी हो गई? आपकी x दूरी होगी। और शेष तिहाई की कितनी हो गई? 2/3 की 2x हो गई। अब देखो क्या है, पहली 1/3 भाग कितने किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है? वो इसमें चल रहा है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे से, और इसमें चल रहा है वो यहां से ए से लेकर ओ तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे से, और ओ से बी तक वो चल रहा है आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटे से। आपको पूछिए औसत चाल ए से बी तक, वो औसत चाल किस चाल से वो चला है? देखो, पहले में ए से ओ तक जाने में लगा समय, हम समय ज्ञात करेंगे। आपको पता है समय क्या होता है? समय होता है दूरी बटा वेग या चाल। क्या होता है? दूरी कितनी है? x, आपका वेग कितना है? 40। पहला आपका ये आ गया। दूसरा देखो, o से b तक जाने में लगा समय। देखो t2 दूरी कितनी है आपकी बार? 2x। वो किस साल से चल रहा है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो कितने आ गई? x/30। कुल समय क्या है? कुल समय कहां से? a से b तक। a से b तक जाने में कुल समय कितना लगा उसको? t1 प्लस t2 लगा। t1 प्लस t2 लगा तो t1 कितना है आपका? x/40, और t2 कितना है? x/30। आप इसको करोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम 120 आएगा। करोगे 3x 4x कितना आया? 7x/120। ये कुल समय है। अब आपको पूछा है, क्या पूछा है? औसत चाल पूछी है। औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बटा कुल लगा समय। तो कुल लगा समय। तो देखो हम निकाल सकते हैं औसत चाल क्या आ जाएगी आपकी? कुल दूरी कितनी है भाई? 3x है और 7x 120। थोड़ा सा और सोल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 3 × 120, क्यों x से x कट जाएगा ये, बटे 7। क्या आ जाएगा आपका? यहां पे लिख सकता हूं 360/7। भाग लगाओगे तो आपका आएगा 51.4 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आया? 51.4 किलोमीटर प्रति घंटा आया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपका ऑप्शन देखो, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला देखो, कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है और साइकिल के पहिए क्या दर्शाते हैं? कौन सी गति दर्शाते हैं? ये आपसे पूछा है। देखो साइकिल का पहिया दूसरी कंडीशन में यहां पे आ गया, क्या है? इस प्रकार से वो चला, इस प्रकार से उसकी गति हो रही है। साइकिल का ये पहिया है, बाद में बिंदु बी पर आ गया। बिंदु किस में आ गया? बी पर आ गया। ए बिंदु था, बी पर आ गया। तो कौन सी देखो, एक तो कौन सी गति हो रही है? घूम रहा है। क्या है? अपने एक्स पर घूम रहा है, तो क्या है? वर्तीय गति। वर्तीय गति। दूसरी देखो, बिंदु ए से थोड़ी देर बाद में नियत चाल से चला, बी पर आ गया, तो क्या कौन सी गति हो रही है? स्थानांतरीय गति। एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी गति कर रहा है, तो क्या हो गया? स्थानांतरीय गति। ऑप्शन देखो आपके कौन से हैं? ऑप्शन देखो
वर्तीय गति, स्थानांतरित गति, राइट है, ऑप्शन ए ही सही है आपका। दूसरे में देखो अस्थानांतरित तो होगा ही नहीं, स्थानांतरित गति होती है, स्थानांतरण होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उसके पहिए का। तीसरा है आवर्ती गति, आवर्ती तो होती नहीं है, और तो आवर्ती इसमें भी है, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला देखो, एक सिक्के को एक लिफ्ट में गिराया जाता है जब लिफ्ट स्थिर है। देखो लिफ्ट बनाते हैं हम, ये आपकी लिफ्ट है और इसमें हम सिक्का गिराते हैं नीचे की तरफ। लिफ्ट क्या है? स्थिर है। पहली कंडीशन में क्या है? लिफ्ट स्थिर है। तो क्या है? तो फर्श पर वो T1 समय पर गिरता है। आपको पता है स्वतंत्रता पूर्वक कोई पिंड नीचे की तरफ गिराते हैं तो उसको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? वही यहाँ पर लगेगा। क्या लगेगा? क्या है? फर्श पर पहुंचने में लगा समय। कंडीशन फर्स्ट में T1 है, किस प्रकार से? 2h/g, मतलब मान लो कि h ऊंचाई से वो गिराया जाता है, लिफ्ट की ऊंचाई h है, वहां से गिरा दिया तो क्या आ जाएगा? 2h/g, g पर निर्भर करता है। अब देखो दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा आपको? कह रहा है कि लिफ्ट है आपकी नियत त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है। क्या है? ऊपर की ओर जा रही है ए त्वरण से, त्वरण चेंज नहीं हो रहा है, ए त्वरण से जा रही है। अब देखो, अब आपको सिक्का गिराना है नीचे की तरफ, तो समय कितना लगेगा? देखो समय टी आपका 2 है, 2h/g डेश। अब की बार जी चेंज हो जाएगा। आपको पता है लिफ्ट अगर समान त्वरण से या नियत त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो जी में क्या परिवर्तन होगा? आप लिखते हो ऊपर की ओर जा रही है तो g+a ऊपर की ओर, अगर नीचे की तरफ आ रही है आप लिख दोगे g-a नीचे की तरफ। ये देखना, ये दोनों में से एक आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या आ जाएगा आपका? 2h/g+a। अब आपको पता है g में कुछ जुड़ के उसमें भाग लग रहा है, यहाँ पर तो क्या है? g का ही भाग लग रहा है और यहाँ पे g+a का। तो किसका मान कम हो गया भाई? T2 का मान कम हो गया और T1 का ज्यादा हो गया। तो T1 और T2 का मान T1 से। ऑप्शन देखो आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्यों? क्योंकि g+a का भाग उसमें लग रहा है T2 में। अगला प्रश्न देखो, एक कार चित्र में दर्शाए अनुसार सीधी रेखा पर OP से होकर जा रही है, OP से होकर जा रही है, OQP इस प्रकार से चल रही है। वह O से P तक चलने में उसको 18 सेकंड लगते हैं। कितने लगते हैं भाई? 18 सेकंड दे रखा है। O से P की दूरी दे रखी है 360 मीटर है। कितनी दे रखी है? ओ मैं लिख देता हूं, OP कितना दे रखा है? 360 मीटर। और समय कितना लग रहा है? समय t बराबर कितना लग रहा है उसको? 18 सेकंड। कितना लग रहा है? 18 सेकंड। अब आप उसका क्या ज्ञात करते हैं? चाल। आपको पता है चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी थी? 360, समय कितना था? 18। क्या आ जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड। ये उसकी चाल आ गई O से P, O से P। अब कह रहा है P से क्यों वापस आता है वो? भाई P तक आ गया वो और P से क्यों वापस आ रहा है? O से P तक चला गया वो। अब क्या है? P से क्यों पर आ रहा है? कितना समय लग रहा है? आपको पता है P Q की दूरी, ये निकालो P Q की दूरी। ये देखो Q की स्थिति है 240 यहां तक और ये 360। दूरी मैं लिख सकता हूं 360 में से 240 घटकर आएगी, कितनी आ जाएगी? 120 मीटर। अब की बार समय कितना लग रहा है उसको? अब की बार समय लग रहा है उसको सिर्फ और सिर्फ 6 सेकंड। कितना लग रहा है? 6 सेकंड। तो आपकी चाल कितनी आ जाएगी? आपको पता है दूरी बटा दूरी कितनी थी? 120 और वे समय कितना? 6, तो आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। यही उसकी चाल है। अब देखो प्रश्न में, तो कार की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है? देखो गति के चाल के बारे में बताना आपको। O से P तक जाने और वापस Q तक आने में कार की चाल 20 किलोमीटर, क्या 20 मीटर प्रति सेकंड? भाई सही बात है। आपको क्या है? कौन सा कथन सही नहीं है ये देखना, गलत कथन ढूंढना है। तो O से P तक जाने में और वापस Q तक आने में उसकी चाल हमने निकाल ली। दोनों ही कंडीशन में क्या है? 20 मीटर प्रति सेकंड है। सही बात है ये। O से P तक जाने और वापस Q तक आने में कार का औसत वेग, कार का आपको क्या पूछा है? औसत वेग पूछा है।
अब देखो चाल और वेग में फर्क क्या है। वेग क्या होता है, मैं लिख देता हूं। वेग क्या होता है, वेग। वेग क्या हो गया आपका, आपका वेग क्या हो गया, वेग हो गया विस्थापन बट्टे समय। वेग क्या हो गया, वेग लिख सकते हो आप विस्थापन बट्टे समय, विस्थापन बट्टे समय। अब देखो ओ से पी तक जाने और वापस क्यू तक आने में औसत वेग पूछ रहा गया है। तो औसत वेग क्या हो गया, विस्थापन कितना हो गया, देखो ओ से पी गया, पी से वापस क्यू, विस्थापन क्या, प्रारंभिक बिंदु माइनस अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, दोनों का क्या है, अंतर आ रहा है। देखो दोनों का अंतर कितना है, यहां तक 240, विस्थापन कितना है भाई, विस्थापन हो गया 240, और समय कितना लगा, समय टोटल समय पहले लगा था 18, बाद में लगा 6, कितना आ गया 240 बट्टे 24 बराबर 10 मीटर बट्टे सेकंड, कितना आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। तो आपका ये भी सही है आंसर, आपका बी ऑप्शन भी सही है। सी देखो ओ से पी तक जाने और वापस क्यू तक आने में औसत चाल। अब देखो आपसे पूछा है औसत चाल, औसत चाल पूछी है। औसत चाल क्या है, कुल दूरी बटा कुल समय, यही फर्क है वेग और इसमें। कुल दूरी कितनी चली उसने, कुल दूरी चली देखो 360 तक आया, बाद में 120 वापस चला, तो 480, 480, और कुल समय आपको पता है कितना लगा 24 सेकेंड, आपका आएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। उसकी कितने लगी, या आपका औसत, आपकी क्या है औसत चाल है, औसत चाल 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया, ये भी सही है। ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी देखो, डी देखो ओ से पी तक जाने में और क्यू वापस आने में औसत वेग, औसत वेग 20 नहीं है, औसत वेग क्या है 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो आपका ऑप्शन इसमें डी राइट आंसर है। क्या ऑप्शन है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है भाई, ऑप्शन डी। क्यों, औसत वेग 10 मीटर प्रति सेकंड आया। अगला प्रश्न देखो, उपरोक्त कथन में असत्य बताने, गलत कथन बताना है। क्या है, गलत कथन छांटना आपको। पहला देखो, ऊर्ध्वाधर उछाले गए पिंड को अधिकतम ऊंचाई पर वेग और त्वरण शून्य होते हैं। भाई देखो अधिकतम ऊंचाई, पिंड को उछाला आपने और यहां तक पहुंच गया, यहां पर क्या होता है, उसका वेग क्या हो जाता है, वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। लेकिन त्वरण है आपका, त्वरण शून्य नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्ट जी तो लगेगा ही। तो पहला ही कथन आपका क्या है, गलत है। और देखो कोई वस्तु के वेग के लंबवत बल लगाने पर वर्तीय गति, दूसरी देखो, दूसरा कोई वस्तु है उसकी गति है, और अगर हम लंबवत गति के लंबवत बल लगा रहे हैं तो वो किस प्रकार से गति करेगा, इस प्रकार से गति करेगा, इस प्रकार से वो आपका पिंड गति करेगा। क्या है, इस प्रकार से वो पिंड गति करेगा। अगर लंबवत लगाएंगे तो क्या हो गया, वर्तीय गति करेगा। तीसरा, एक समान वर्तीय गति में वेग एक समान होने पर अभिकेंद्रीय त्वरण लगता है, अभिकेंद्रीय केंद्र की तरफ लगते हैं, अभिकेंद्रीय केंद्र की तरफ बल लगते हैं, तो अभिकेंद्रीय बल लगता है। मक्खन से घी निकालना अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है, सही बात है। मक्खन से आप घी निकाल रहे हो तो क्या है, अपकेंद्रीय बल लगता है उसके, जिसके कारण क्या घी ऊपर तैरने लगता है। फिर क्या है, तो ऑप्शन आपका बी भी सही है, सी भी सही है, डी से आपका ऑप्शन ए क्या है, गलत है। 120 में ए आपका ऑप्शन ए गलत है। अगला प्रश्न देखो, इसमें भी असत्य कथन छांटने हैं, असत्य कथन छांटना, गलत कथन। देखो गलत कथन, दूरी शून्य नहीं हो सकती। भाई दूरी शून्य नहीं हो सकती, क्यों, दूरी तो क्या है, हम एक बिंदु से चल रहे हैं, वहां से आप घूमकर चले आओ तो कुछ तो चला आपने। दूरी, दूरी क्या है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु है, उनके मध्य की दूरी होती है। लेकिन फर्क क्या होता है, विस्थापन शून्य हो सकता है। विस्थापन और दूरी में क्या फर्क है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। एक सदिश है, एक अदिश है। ये आपकी सदिश राशि है, ये आपकी क्या है, सदिश राशि है, डायरेक्शन के साथ आता है। ये आपकी क्या है, अदिश राशि है। बस इतना फर्क, तब दूरी आपकी शून्य नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। विस्थापन क्या है, शून्य हो सकता है। पहला आपका कथन राइट है। दूसरा देखो, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन पिंड पर किए गए कार्य के बराबर होता है। क्या होता है, पिंड पर कार्य के, सही बात है भाई,
गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किया गया कार्य के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा, क्योंकि वेग में परिवर्तन कर रहे हैं तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा और वो क्या होगा, उसके कार्य के बराबर होगा। सही बात है ये भी क्या है, हम उसको उसमें पढ़ते हैं, किसमें, आपके गति के समीकरण में पढ़ते हैं, कार्य ऊर्जा पर में। क्या पढ़ते हो आप, कार्य ऊर्जा पर में क्या है, उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य के बराबर होता है। अब देखो, संवेग में परिवर्तन आरोपित बल पर निर्भर करता, नहीं करता भाई। संवेग में परिवर्तन आरोपित बल पर निर्भर, बाह्य बल, आरोपित बाह्य बल पर निर्भर नहीं करता है। ये आपका गलत कथन है, ये आपका गलत कथन है, तो यही आपका ऑप्शन सही होगा। डी देखो, गुरुत्व बल और भार। गुरुत्व बल भाई क्या होता है, बराबर mg के रूप में लिखते हैं, यही भार होता है। गुरुत्व बल भी यही होता है, mg जी पर निर्भर करता है, और ये भी भार भी क्या है, जी पर निर्भर करता है। तो ये आपका ऑप्शन, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी तीन कथन सही है। गलत कौन सा हो गया आपका, डी, सी ऑप्शन गलत हो गया। अगला देखो, एक कण की एक विमीय गति के लिए वेग समय आपका ग्राफ दे रखा है। क्या दे रखा है, इधर वेग है, इधर समय दे रखा है, ये कोण दे रखा है। आपको पता है ये पूरा कोण कितने का है, ये पूरा कोण कितने का भाई, क्या है, ये पूरा कोण कितने डिग्री का, मैं ये पूछता हूं, ये पूरा कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो ये कोण अगर मैं थीटा मानूं तो आप लिख सकते हो 90 माइनस 60 बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। किसका, ये कोण थीटा आ गया आपका, थीटा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। अब देखो, अपन को यही चाहिए, आपसे पूछा त्वरण, तो इस प्रकार के ग्राफों में आपको क्या ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है। तो त्वरण ज्ञात करोगे तो आप इसका ढाल, त्वरण क्या है, ग्राफ का ढाल के बराबर, ढाल के बराबर, ग्राफ के ढाल के बराबर होता है। ग्राफ का ढाल टेन के रूप में लिखोगे, टेन थीटा, भाई टेन थीटा ही होता है, लिखोगे आप, या आप इस प्रकार से लिखते हो, टेन थीटा के कैसे निकलेगा, डेल v बटा डेल टी। ये क्या है, त्वरण तो है v बटा टी, ये क्या है, त्वरण है, और टेन थीटा, थीटा का मान आपको पता है 30 डिग्री, और 30 डिग्री पर कितना मान होता है आपको पता है, 1 बटा वर्गमूल 3, 1 बटा वर्गमूल 3। ये थोड़ा सा करना, आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखो, एक वस्तु गुरुत्व प्रभाव में स्वतंत्रता पूर्वक गिरना प्रारंभ करती है, उसके द्वारा t 1 2 3 सेकंड पर तय की गई दूरियों का अनुपात ज्ञात करो। देखो ऊपर से गिर रही है कोई वस्तु, तो प्रारंभिक वेग कितना हो गया, u का मान 0, क्योंकि ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक उसको छोड़ दिया, तो प्रारंभिक वेग उसका 0 हो गया। प्रारंभिक वेग क्या हो गया आपका, उसका 0 हो गया। अब देखो t बराबर 1 सेकेंड, आप गति का कौन सा समीकरण, सेकंड समीकरण क्या है, s बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। क्यों, गुरुत्व त्वरण के प्रभाव में गति कर रहा है, तो s बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर आया। अब देखो u का मान 0, t बराबर 1 सेकेंड, पहले पर क्या आ जाएगा, ये 0, 1/2 जी टी, तो क्या आ जाएगा, s1 आ जाएगा g/2, g/2। अब देखो s2 निकालोगे 2 सेकंड के लिए, u ये पहला तो वैसे ही 0 है, 1/2 जी 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 g/2। s3 क्या निकल कर आया आपका, 0 प्लस 1/2 जी 3 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, 3 है ना, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 9 g/2। अब देखो आपसे पूछा है S1 अनुपात S2 अनुपात S3, तय की दूरियों का अनुपात। अब देखो S1 का अनुपात क्या है, S1 कितना है आपको पता है g/2, S2 कितना है 4 g/2, S3 कितना है 9 g/2। देखो g/, तीनों में है, कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1:4:9, 1:4:9। कौन से में आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला देखो, अगला है कोई पत्थर 100 मीटर की ऊंचाई से किसी मीनार की चोटी से गिराया जाता है। क्या भाई, ये मीनार आपकी, ठीक है, और यहां से इसकी हाइट दे दी आपको, कितनी दे दी, 100 मीटर दे दी, हाइट कितनी दे दी, 100 मीटर हाइट इसकी
दे दी, इस मीनार की आपको 100 मीटर हाइट दे दी। अब देख रहे हो पत्थर यहां से गिराया जाता है नीचे और स्वतंत्रता पूर्वक गिरा दिया, कोई वेग ही नहीं है, u बराबर 0। अब इसका क्या हो जाएगा, u बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। इसके लिए दूसरी बात, उसी समय कोई पत्थर 25 मीटर कितने से गिराते हैं भाई, 25 मीटर प्रति सेकंड से, यहां से उसको फेंक दिया 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं दूसरा पत्थर। अब आपको क्या कर रहा है, जैसे ऊपर की ओर परिकलन कीजिए कि दोनों पत्थर कब और कहां मिलेंगे, भाई कब और कहां मिलना है, पत्थर को कहां मिलना है और कब मिलना है, कितनी दूरी पर। तो देखो इसके लिए एस क्या लिखोगे, यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, इस प्रकार लिखते हैं। पहले पत्थर के लिए ऐसे पत्थर गिरा रहे हैं, एस भी नीचे से फेंक रहे हैं, इसके लिए क्या आ जाएगा, ऐसे बराबर आप लिख सकते हो 1/2 जी टी स्क्वायर, 1/2 जी टी स्क्वायर। अब देखो एक नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर, तो इसके लिए एस भी लिखोगे यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर से, 1/2 जी टी स्क्वायर से। अब देखो तो एस भी क्या आएगा, 25 इंटू टी 1/2 जी टी स्क्वायर, 1/2 जी टी का स्क्वायर आ जाएगा, जी टी का स्क्वायर आ जाएगा। देखो 25 गुणा टी माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर। अब कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है भाई, दोनों की एस ए और एस बी बराबर कितना आ जाएगा, 100। भाई जिस बिंदु पर मिलेंगे, जैसे सपोज दैट यहाँ पे मिल गया ये, तो ऊपर से ऊपर वाले की दूरी नीचे वाले की दूरी का योग कितना होगा, 100 मीटर है। बस यही आपको समझना है कि दोनों, बस अब मान रखो आप कितना आ जाएगा, 1/2 जी टी स्क्वायर प्लस कितना आया था 25 टी माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर बराबर 100। जी टी से जी टी कट गया, क्या आ जाएगा आपका 25 टी बराबर 100 और टी यहां से निकालोगे 100/25 बराबर 4 सेकेंड। मतलब कि वो क्या है, 4 सेकेंड के बाद में मिलेंगे, कितने सेकेंड के बाद में, 4 सेकेंड के बाद में। अब देखो 4 सेकेंड में ऐसे कितनी दूरी तय करेगा, मैं लिख दूं यहां पे क्या है, मैं लिख देता हूं कि 4 सेकेंड में ऐसे द्वारा तय दूरी, ऐसे द्वारा तय दूरी कितने हो जाएगी, ऐसे कितना हो जाएगा 1/2 जी लिखो 10 टी 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/2 गुणा 10 गुणा 16 कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 80 मीटर। कि ऐसे आप वो आ जाएगा, कितनी दूरी तय कर लेगा, यहाँ पे आ जाएगा ऐसे कितना आ जाएगा 80 मीटर, 80 मीटर की दूरी पर आ जाएगा। तो एस बी कितना चला भाई, नीचे से एस बी चला 20 मीटर। अब देखो ऑप्शन पर चलते हैं, हमारा 4 सेकंड पहले से ही आंसर पकड़ में आ गया, 4 सेकंड और मीनार से 80 मीटर की दूरी पर, ये आपका सी है, टाइम से ही इस क्या है पकड़ में आ गया, टी बराबर ये 4 सेकंड हम निकाल के लाए थे। अगला देखो, अगला क्या है, अगला भी अच्छा प्रश्न है। अगला है क्षैतिज वर्त में अचर चाल से घूमती हुई, चाल क्या है, अचर है, मतलब कि नियत है, तो के लिए क्या नियत रहता है, वर्त में घूम रहा है, क्या है, वर्त में घूम रहा है, इधर घूम रहा है, इसका वेग चाल क्या है, नियत है, चाल क्या है, नियत है। अब देखो ना, चाल नियत है लेकिन वेग नियत नहीं है, क्यों, प्रत्येक बिंदु पर वेग क्या होगा, है ना, वेग जैसे यहाँ पे v आ गया, क्योंकि डायरेक्शन के अनुसार चलेगा वो, यहाँ से वी ए, यहाँ पर वी ए वेग है ना, और यहाँ पर वेग, उसकी चाल तो जैसे 25 किलोमीटर है प्रति घंटे है या 25 मीटर प्रति घंटे वो रहेगी, लेकिन दिशा चेंज होती है, तो इसका मान क्या है, ये वेग क्या होगा, ये नियत नहीं होगा, क्या होगा, ये परिवर्तित होगा, वेग परिवर्तित होगा, त्वरण वेग परिवर्तित होगा, तो त्वरण भी, ये भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। बल भी क्या होता है, एम ए परिवर्तित हो रहा है, तो एफ भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv²
वी क्या होती है, चाल फिक्स होती है, तो ये क्या हो जाएगी, नियत हो जाएगी। आपकी क्या गतिज ऊर्जा नियत हो जाएगी। अगला प्रश्न देखो, एक वस्तु की गति की अवस्था में दूरी की समय क्या है, सारणी दे रखी है, मतलब कि समय t बराबर 0 पर वो 0 मीटर पर है। 1 पर क्या हो जाएगा, वो 1 मीटर है। 2 पर 8, 3 पर 27 मीटर चल गया, 4 पर 64, 5 पर 125, 6 पर 216, 7 पर 343। इस प्रकार से वो चल रहा है कि भाई कितने सेकंड में वो कितनी दूरी तय कर ली। अब देखो इस प्रकार के प्रश्न में आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, 1 का क्यूब करोगे, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। मतलब कि क्या है, समय का क्या है, दूरी क्या है, तो संबंध क्या हो गया, समय क्या हो जाएगा आपका, समय क्या है, 3 क्यूब है किसका, दूरी का। देखना दूरी अगर 2 मीटर है तो समय कितना होगा, 2 का क्यूब, समय का क्यूब क्या हो जाएगी, समय की क्यूब, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा आपका, समय आपकी दूरी, दूरी किस है, इसका समय का क्यूब हो जाएगा। देखो समय आप 1 सेकंड रखोगे, 1 आ जाएगा, 2 सेकंड रखोगे, दूरी आ जाएगी 8। तो अब आप दूरी को एस से निरूपित करते हो तो ये आ जाएगा आपका टी की क्यूब। ये आपका संबंध निकल कर आया। क्या निकल कर आया, संबंध निकल कर आया। बस यही संबंध चाहिए हमें। अब देखो मैं थोड़ा सा बराबर लिख दूं, क्या लिख दूं, सी टी क्यूब। टी क्या है, सी क्या है आपका, नियतांक है, मतलब नियत राशि है सी। अब देखो डी एस बट्टे डी टी अवकलन करोगे 3 ct²। अब देखो डी एस बट्टे डी टी क्या है, ये आपका वेग है, ये आपका क्या वेग है। इस प्रकार से वेग चल रहा है। अब देखो दोबारा अवकलन करोगे d2s/dt² बराबर 6ct। ये आपका क्या है, त्वरण। आपको क्या पूछा है, त्वरण के बारे में पूछा है, त्वरण। अब देखो त्वरण क्या है, त्वरण आपका निकल कर आया, त्वरण ए से निरूपित कर दो, क्या निकल कर आया, 6ct। ये निकल कर आया। देखो टाइम के गुणनफल के बराबर होता है, टाइम के गुणनफल के रूप में निकल कर आया। अब समय आप 1 सेकंड रखोगे 6c, 2 रखोगे 12c। मतलब कि क्या है, t बराबर 1 सेकंड पर तो a बराबर क्या आ जाएगा 6c। t बराबर 2 सेकंड पर आप करोगे तो क्या आ जाएगा 12c। मतलब क्या है, बढ़ रहा है, त्वरण क्या है, बढ़ रहा है, त्वरण क्या है, बढ़ रहा है। ऑप्शन ए आपका सही है, नियत नहीं है, घट रहा नहीं है, क्योंकि ये टाइम के समानुपाती है, समय के समानुपाती है। जिस प्रकार से समय बढ़ेगा त्वरण का मान भी बढ़ेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करना। अगला देखो, जब एक पिंड को किसी ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाता है तो निम्न में से कौन सा आरेख, देखो ऊंचाई से छोड़ दिया, यहां से हाइट मान लो इसकी h मीटर है। अब देखो ग्राफ दे रखे हैं, पहला वेग समय ग्राफ, वेग और समय ग्राफ। प्रारंभिक वेग दे रखा है, प्रारंभिक वेग कितना है भाई, 0 समय 0 था। जिस प्रकार से समय बढ़ेगा वेग भी बढ़ेगा, वेग भी बढ़ता जाएगा। तो ग्राफ फर्स्ट आपका राइट है, सेकंड नहीं है भाई, तो सेकंड भी गलत हो गया, थर्ड भी गलत हो गया, क्यों, वेग समय ग्राफ है। तो किस प्रकार से स्वतंत्रता पूर्व छूटेंगे, प्रारंभिक में, प्रारंभ t बराबर 0 पर उसका वेग क्या है, 0 है, उसका वेग क्या है, 0 है, 0 है। और जिस प्रकार से समय बढ़ेगा उसका वेग भी बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से ये ग्राफ एक इस प्रकार से बनेगा। आपका त्वरण का दे रखा है, क्या है, ए और टी, जीटी के रूप में मान सकते। त्वरण क्या है, नीचे की तरफ चल रहा है ना, तो त्वरण भी क्या है, समय के साथ फिक्स रहेगा, जी है ना, जी का मान फिक्स रहने वाला। तो ऑप्शन आपका ये भी सही है। तो आपका राइट कौन सा है, फर्स्ट और फोर्थ है। फर्स्ट और फोर्थ आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। फर्स्ट क्या है आपका, ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न केमिस्ट्री से संबंधित आ गया। तो ठीक है, आप इन प्रश्नों को आराम से देखना, दोबारा देखना, तो आपको ये प्रश्न इस प्रकार के परीक्षा में आपको इस चैप्टर से मिलने वाले हैं। ओके, सभी को धन्यवाद। ठीक है सर। नमस्कार साथियों, तो आपका जो ग्रेड 3 का टास्क आधारित टेस्ट हुआ था उसके जो साइंस के प्रश्न हैं उनका अपन समाधान करते हैं। साइंस में की जो बायोलॉजी के प्रश्न हैं उनका अपन समाधान करते हैं।
तो देखिए निम्नलिखित में से किसके श्वसन में विशिष्टता, विशिष्टता मतलब ऐसा लक्षण जो बाकी के श्वसन में नहीं है वो पाया जाता है। तो पक्षियों में फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं, स्तनधारी जो है मैमल्स हैं वो लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं, रेप्टाइल जो होते हैं सरीसृप होते हैं ये भी लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं। तो तीनों में कोई विशेष लक्षण नहीं है, तीनों का समान लक्षण है, तीनों फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं। लेकिन मेंढक के श्वसन में विशिष्टता है। विशिष्टता क्या है? मेंढक जब जल में होता है तब श्वास लेता है त्वचा के द्वारा, और स्थल पर होता है तब श्वास लेता है फेफड़ों के द्वारा। पानी में होता है तो त्वचा के द्वारा, और जब जमीन पर होता है तब फेफड़ों के द्वारा सांस लेता है। तो ये मेंढक के श्वसन का विशिष्ट लक्षण है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि किसके श्वसन में विशिष्टता पाई जाती है? मेंढक के श्वसन में विशिष्टता पाई जाती है। आपका जो सी ऑप्शन है वो सही उत्तर है। वायवीय श्वसन, तो वायवीय श्वसन का मतलब आप समझते ही हो, वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो उसको वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विघटन को किस रेखा चित्र के द्वारा सही से दर्शाया गया है? तो पहला रेखा चित्र समझते हैं। ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में टूटता है, बिल्कुल ग्लाइकोलाइसिस चक्र में पहले ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में टूटता है, फिर क्रेब्स चक्र में CO2 और जल में टूटता है। तो पहला जो है वो सही है, हालांकि रिएक्शन को थोड़ा शॉर्ट करके दे रखा है तो इसलिए अपन बाकी के ऑप्शन भी पढ़ेंगे। ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में टूटता है, बिल्कुल सही है। आगे एथेनॉल में नहीं, ये तो अवायवीय श्वसन हो जाएगा। ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में नहीं टूटता है, लैक्टिक अम्ल में नहीं टूटता है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर है। बाकी के दो ऑप्शन या तो गलत हैं और एक ऑप्शन जो है वो अवायवीय श्वसन को दर्शा रहा है। श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा, तो श्वसन में जो ऊर्जा मिलती है वो ग्लूकोज से मिलती है, और ग्लूकोज एक केमिकल है और इससे जो ऊर्जा मिलती है वो एटीपी के रूप में मिलती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये भी एक रसायन है। तो इनकी जो ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा होगी। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला जो प्रश्न है, रक्त में CO2 का बाइकार्बोनेट के रूप में, तो हमें पता है कि खून के द्वारा दो गैसों का परिवहन होता है, CO2 और ऑक्सीजन। CO2 का जो 70% परिवहन होता है वो बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में होता है, और 23% जो परिवहन होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर, जिसको अपन बोलते हैं कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। और बच गया जो 7%, वो 7% परिवहन होता है प्लाज्मा में घुलकर। अगर अपन ऑक्सीजन की बात करें तो इसका 97% जो परिवहन होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, और 3% होता है प्लाज्मा में घुलकर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि CO2 को इस बाइकार्बोनेट में बदलने के लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की जरूरत होती है। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो सही उत्तर है। रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित विभिन्न प्रोटीन, तो रुधिर प्लाज्मा में 4 प्रकार की प्रोटीन होती है। एक प्रोटीन तो होती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है इसका काम होता है प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करना और प्रासरण दाब को, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, उसको बनाए रखना। ये किसके काम है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन की, सबसे ज्यादा होती है प्लाज्मा में। दूसरी होती है ग्लोबुलिन। ये ग्लोबुलिन 3 प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा, गामा। तो आपको यहाँ पे विशेष तौर से याद रखना, गामा ग्लोबुलिन ये जो प्रोटीन होती है इससे एंटीबॉडी बनते हैं। क्या बनते हैं? एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी बनते हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। और बाकी की जो दो होती हैं प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन, वो दोनों की दोनों खून का थक्का जमाने में सहायक है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है एल्ब्यूमिन प्रोटीन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, गलत बात। एल्ब्यूमिन प्रोटीन का काम तो है पानी की मात्रा को बनाए रखना और प्रासरण दाब को बनाए रखना, तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन है फाइब्रोनोजिन प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में, बिल्कुल फाइब्रोनोजिन प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। और आपको कमेंट में बताना है कि खून में जो प्लाज्मा है उसमें से फाइब्रोनोजिन प्रोटीन निकाल दें तो जो बचा हुआ हिस्सा है उसको क्या कहेंगे। उसके बाद में सी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल गलत बात है क्योंकि बी ऑप्शन सही है। ए और बी दोनों ये भी गलत बात है, केवल बी सही है। तो सेकंड ऑप्शन जो होगा वो आपका सही उत्तर है। वृक्काणु, वृक्काणु कहते हैं नेफ्रॉन को। इसके कौन से भाग पे एल्डोस्टेरोन हार्मोन का प्रभाव होता है? तो हमें पता है कि ये हार्मोन जो है वो अवशोषण को प्रभावित करते हैं, और अवशोषण में ये सोडियम के अवशोषण की दर को बढ़ाता है और पोटेशियम के अवशोषण की दर को घटाता है। और ये काम करता है ये वृक्काणु के DCT भाग में, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबल, दूरस्थ कुंडलित नलिका में करता है, जो कि आपका ऑप्शन सेकंड है। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है? तो खनिज लवण न्यूट्रिएंट्स में शामिल हैं, विटामिन न्यूट्रिएंट्स में शामिल हैं, आहारी रेशे रुक्षांश जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स में शामिल नहीं होते। हालांकि हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाते हैं लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स में, पोषक तत्वों में शामिल नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकंड यानी जो आपका बी ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर है।
भोजन में विटामिन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सूर्य के प्रकाश में त्वचा द्वारा संश्लेषित विटामिन डी अस्थियों एवं दांतों के विकास के लिए जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाती है, जो हमारी हड्डियों और दांतों के विकास के लिए जरूरी है। खट्टे फल जैसे नींबू, टमाटर, संतरा आदि विटामिन सी। बिल्कुल, केवल खट्टे फल कहना सही नहीं होगा, लेकिन जो ये दिए हुए हैं ये सारे के सारे विटामिन सी के स्रोत हैं। याद रखना, विटामिन सी किस में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। यहाँ भी अपवाद याद रखना है, ऊँटनी का दूध जो होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन ई, डी, ए, के, बिल्कुल ये वो विटामिन है जो वसा में घुलते हैं और जिनका शरीर में संग्रहण होता है। बिल्कुल, विटामिन बी और सी जो है वो पानी में घुलते हैं, इनका संग्रहण नहीं होता है। तो तीसरा भी सही है, पहला दूसरा तीसरा दोनों सही है, ये सभी डी ऑप्शन जो है वो सही उत्तर होगा। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों को आरोही क्रम में, आरोही का मतलब होता है इंक्रीजिंग, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, पहला ऑप्शन ही सही है। ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। आपको सूक्ष्म पोषक तत्व और स्थूल पोषक तत्व लिखाए थे, वहां से आपको ये करना है। निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा? वृक्क यानी किडनी में पाई जाने वाली खांच पेरिटोनियम खांच कहलाती है। बिल्कुल सही कथन है। खांच को पेरिटोनियम नहीं कहते भी। पेरिटोनियम तो गुहा होती है, कैविटी होती है, जिसके अंदर पेरिटोनियम कैविटी के अंदर वृक्क जो है वो स्थित होते हैं। तो पहला ऑप्शन जो हो गया वो गलत हो गया। वृक्क का बाहरी आवरण हाइलम कहलाता है, ये भी गलत बात है। वृक्क का जो बाहरी आवरण होता है वो एडिपोज कैप्सूल होता है। प्रत्येक वृक्क का वजन ग्राम 120, 40, 150। हाँ ये बात सही है। वृक्क सेम के बीज के समान होते हैं, जिनका रंग लाल नहीं होता, भूरा होता है। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो काफी अच्छा मतलब सही उत्तर है। और ये जो क्वेश्चन है इसके ऑप्शंस बड़े ही कंफ्यूजिंग है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। अमोनिया उत्सर्जी, तो आपको पता है कि जो अस्थिल मछलियां होती हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। बोमेन संपुट जो है वो वृक्क नलिका का भाग है। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं पक्षी और सरीसृप। और यूरिया का उत्सर्जन करते हैं स्तनधारी और समुद्री मछलियां, समुद्री मछलियां। तो देखिए ए में होना चाहिए 2, ए में 2, पहला ऑप्शन, ए के ऑप्शन में ए में 2 है, तो आपका फर्स्ट जो है वो सही हो गया। तो आज के पेपर में आपके इतने ही प्रश्न थे। उम्मीद है कि इनमें से आपको कोई संदेह नहीं होगा, और अगर फिर भी कोई संदेह रहे तो आप बेझिझक कमेंट में या ऑफलाइन क्लास में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हेलो, सभी को नमस्कार। देखिए भाई, आपका ग्रेड थर्ड का टास्क आधारित टेस्ट सीरीज का जो पेपर था उसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन है 128 नंबर क्वेश्चन से। तो इसका पहला क्वेश्चन अपने था, कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो आपके कौन सा होगा? कोबाल्ट 60। ठीक है, इसमें आयोडीन, आयोडीन थायराइड ग्रंथि के लिए यूज होता है, गलगंड रोग के लिए। कोबाल्ट 60 किसके लिए होता है? आपके कैंसर के लिए। यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूज होता है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था? 128, और इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला है, चतुर्थ कोश में अधिकतम भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब आपको ये बात बताई थी कि एक कोश में अधिकतम भरे जा सकने वाले, अधिकतम भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, ये बात बताई हुई है। कितनी थी? 2n²। अब n क्या है यहाँ? n = 4। अब 4 है तो कैसे निकालोगे? 2 × 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 16 × 2 तो 32। कितना आ जाएगा? 32, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किसी कोश में अधिकतम कक्षकों की संख्या व इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः है, तो कक्षकों की संख्या कौन होगा? n², और ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n²। इससे निकल जाएगा। तो ये n और n² ये नहीं है, n और n² ये नहीं है, तो n² इंटू और 2n² ये भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला था। अगला अगला है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 और प्रोटॉनों की संख्या 8 है, तो परमाणु की परमाणु संख्या होगी। तो आपको
परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या की बात ध्यान में रखनी है। इसको Z से आप डिनोट करते हो और ये किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन भी 8 हैं, प्रोटॉन भी 8 हैं, इसका मतलब कितना होगा? 8 ही होगा। परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं और ये कितना होगा? 8 होगा। एटॉमिक नंबर तो कितना हो जाएगा? 8। और मास नंबर कितना हो जाएगा? मास नंबर कितना हो जाएगा इसका? इसके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, अगर न्यूट्रॉन और दिए हुए होते तो उनको जोड़ करके आप मास नंबर निकाल लेते। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन है, समस्थानिकों के लिए राइट स्टेटमेंट क्या है? तो देखो, समस्थानिक क्या होते हैं? तो पहले तो आइसोटोप यानी समस्थानिक की बात करें। समस्थानिक, इसमें आइसोटोप की बात करें। आइसोटोप क्या होते हैं? सबसे पहली बात, एटॉमिक नंबर Z इनके लिए क्या होता है? सेम। ठीक है, Z सेम। और मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट। मास नंबर डिफरेंट, Z सेम। ठीक है, इसका मतलब इसके बाद दूसरी बात ये है कि इनके Z सेम है, इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। रासायनिक गुण क्या होंगे? समान। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। दूसरी बात, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या आ जाएंगी? डिफरेंट, मतलब भौतिक गुण क्या होंगे? भिन्न भिन्न। ठीक है, इसके अलावा आप बात करें कि Z सेम है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम आएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन्स भी सेम आएंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन सेम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा? सेम होगा। अब इनके स्टेटमेंट पढ़ो, देखो। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, क्या कहलाएंगे? समस्थानिक। ये राइट है। अगला, समस्थानिकों के भौतिक गुण समान होते हैं, नहीं, ये भिन्न होते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान नहीं होते, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये समान होते हैं, लेकिन ये बात भी गलत है। समस्थानिकों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? समान, ये बात तो राइट है। तो पहला और चौथा दो स्टेटमेंट सही है। आपसे पूछा क्या है? गलत स्टेटमेंट पूछा है। गलत कौन सा हो गया? दूसरा और तीसरा। तो ऑप्शन देखो, नंबर 3 ऑप्शन सही है। गलत पूछा है, सही ये 1 और 4 है राइट स्टेटमेंट, और गलत स्टेटमेंट कौन से हो गए? 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला, किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18, 16 और 16 है, तो तत्व की परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या होगी। तो इसके अंदर देखो क्या करना है आपको। इलेक्ट्रॉन आपको दे रखे हैं कितने? 18। और प्रोटॉन आपको दे रखे हैं 16, और न्यूट्रॉन्स आपको दे रखे हैं 16। आपको Z और आपको A पूछा है। Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, मतलब 16। A क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन 16 प्लस न्यूट्रॉन 16 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 32। 16 और 32। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके? B, 16 और 32। ठीक है, अगला, एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान 16.2 AMU है, तो इसके किसी एक नमूने में समस्थानिक 8x 16 व 8x 18 का बाहुल्य, प्रतिशत बाहुल्य होगा। तो देखो, ये औसत द्रव्यमान दे रखा है आपको, औसत परमाणु भार दे रखा है। ये कैसे निकालते हैं आपको? 16.2, तो ये औसत दे रखा है। ये अब इसका एटॉमिक मास गुणा इसकी बाहुल्यता, तो 16 गुणा इसकी बाहुल्यता x प्लस 18 गुणा 100 माइनस x कर दो, अपॉन में कितना? 100। दोनों का क्या कर दो? जोड़ करके भाग दे दें। इनकी प्रतिशत बाहुल्यता को जोड़ लो, या रेशियो दिया हुआ होता तो उसको ले लो, अपने को परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज ले लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 16x प्लस ये 16x प्लस 1800 माइनस 18x इक्वल टू 1620, ये हो जाएगा।
अब यहाँ 2x उधर, तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1800 माइनस 1620, तो ये कितना आएगा 180, और 180 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 90%। कितनी आ गई 90%। अब दूसरे की कितनी बच गई, दूसरे की बच गई 10%। तो जो ये है इसकी 90% है और दूसरे की कितनी है 10%। 90 10, 90 10, ये ऑप्शन 10 90 भी था, ये है 90 10। पहला 16 वाला है, ये तो है कितना 90%, और ये कितना है 10%। अगला समभारिक में होते हैं, समभारिक आइसोबार्स की बात करें तो समभारिक का पता है आपको, समभारिक क्या होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक तो कैसे हो डिफरेंट, मास नंबर क्या हो सेम, मतलब द्रव्यमान संख्या क्या होती है समान। अब आपको प्रोटॉनों की संख्या डिफरेंट, ठीक है, ये लेनी है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे डिफरेंट, ये भी अलग हो जाएंगे। अब आप कहें केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण क्या होंगे, रासायनिक गुण क्या हो जाएंगे डिफरेंट। और फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण क्या हो जाएंगे, भौतिक गुण क्या हो जाएंगे, भौतिक गुण क्या हो जाएंगे सेम। ये बात आपने याद रखनी है। देखो समान रासायनिक गुण क्या है सेम है क्या, नहीं ये डिफरेंट होंगे। फिर परमाणु संख्या समान होगी क्या, नहीं, परमाणु संख्या मतलब जेड, जेड कैसा होता है भिन्न भिन्न, तो ये डिफरेंट। इसके बाद द्रव्यमान संख्या समान, ये राइट स्टेटमेंट है। अगला भौतिक गुण भी समान, तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, भौतिक गुण क्या होंगे सेम। तो ऑप्शन नंबर आपको पूछा है कि कौन सा सही है, तो 3 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। अगला रदरफोर्ड का अल्का नहीं अल्फा है, अल्का नहीं है ये, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है, किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। तो ये इसके प्रकीर्णन प्रयोग से आपको पता है केंद्रक की खोज होती है, तो परमाणु केंद्रक होगा। ठीक है, तो सीधा सीधा प्रोटॉन, और ये नहीं है, कौन होगा परमाणु केंद्रक। ठीक है, इसके अंदर अगला क्वेश्चन है तो 37, सोडियम के संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो सोडियम का कितना आता है 11 नंबर पे आता है, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अब आपको पता है वैलेंस सेल कौन सा है तीसरा, ये इसके अंदर फिर ये अंदर, तो ये तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन एक, तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला देखो 138, एलिमेंट दे रखे हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या आपसे पूछ रहा है। एलिमेंट दिया हुआ है 11 सोडियम 23, इसके अंदर आप कैसे निकालोगे a माइनस जेड करके निकालोगे। तो z नीचे दिया हुआ है, a ऊपर दिया हुआ है, तो 23 माइनस 11 कितने बच गए 12। तो पहले के साथ दूसरे को मैच करो। 15 31, तो 31 में से 15 घटाओगे तो 16 बचेगा। फिर 17 और 35 कितना आएगा 18, तो ये आ गया, और ये कितना हो गया 22। तो आप देखो ए में 2, ए में 2 पहला ही ऑप्शन हो गया, बी में कितना 1, सी में 4 और डी में 3, ये राइट है पहला ही ऑप्शन। अगला सत्य कथन छांटिए, राइट स्टेटमेंट छांटना है आपको। जे थॉमसन ने यह प्रस्तावित किया कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियॉन्स होते हैं। जे थॉमसन ने यह प्रस्तावित किया कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियॉन्स होते हैं, नहीं ये एक बात केंद्रक की बात ही नहीं हुई थी वहां तक। फिर ये एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, ये है, इसलिए ये उदासीन होता है, ये बात भी नहीं है। ठीक है, अगला इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग 1/2000 गुना होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग 1/2000 गुना होता है, नहीं प्रोटॉन का होता है किसके इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो ये हाँ, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग हाँ इससे कम हो गया, ये राइट स्टेटमेंट है आपका। 1/2000 गुना लगभग 1837 गुना होता है वैसे एग्जैक्ट कितना
1837, 1/1837 गुणा होता है। तो ये बात ठीक है। इलेक्ट्रॉन का है वो बहुत कम है, किससे? प्रोटॉन से। तो ये कितना हो जाएगा? प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन वाले से ही बात कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये 1837 हो गया। आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग टिंचर आयोडीन बनाने में होता है, जो एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग होता है। बिल्कुल, टिंचर आयोडीन जब आपके कट लग जाएगा तो वहाँ पर आप यूज करते हैं, तो टिंचर आयोडीन एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है। ये बात भी सही है। आपको राइट स्टेटमेंट निकालने हैं, तो ये दो तो गलत हैं और तीसरा और चौथा राइट है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ये तीसरा, 3 और 4। अगला, ठीक है भाई, ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे आपके, 12 क्वेश्चन थे और ये कंप्लीट हैं।